कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि यार गलत लाइन पकड़ ली? आओ, मैंने भाग के शादी करी, इसमें कोई छुपाना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये तुम ये चूतिया ये कर रहे हो ना माइक पकड़ के, मेरी बात मानो, नाश्ते का ठेला लगाओ, 2000 रोज कमाओगे। तो वहाँ मेरे आंसू आ गए थे यार, मैंने क्या कर दिया फ्लो में। आवाज जा रही है घोसीपुरा तक, एटीट्यूड जा रहा है थाईलैंड बैंकॉक तक। ते कन बढ़िया फोन देंगे जो। आओ तो इंट्रो तो आपने देख ही लिया है, काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, लेकिन उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी है हमारा ये पॉडकास्ट। पहला पॉडकास्ट था, इतना एंजॉय किया, इवन एडिटिंग करते समय भी हमारी और हमारी पूरी टीम को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। तो काफी सारे ब्लड यूनिट तो आपके बढ़ने ही वाले हैं, लेकिन काफी कुछ आपको सीखने को भी मिलने वाला है कि एक आर्टिस्ट की जर्नी कैसे होती है, फैमिली सपोर्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, पहला चांस कैसे मिला निखिल जी को। तो बहुत सही था पॉडकास्ट। आपको कुछ नहीं करना, आपको एंड तक देखना है। निखिल जी का यहाँ पर इंस्टाग्राम आईडी फ्लैश कर रहा होगा, उसको फॉलो कर लीजिएगा। काफ़ी कुछ बढ़िया आने वाला है उनकी तरफ से फ्यूचर में। वेब सीरीज है, कुछ मूवीज़ हैं, कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं। और 3M क्लब के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लेकिन सब्सक्राइब तब करना जब अच्छा लगे। कुछ भी अगर आप बता सकते हो इम्प्रूवमेंट के लिए कि यार ये चीज़ बेटर हो सकती है, वो चीज़ बेटर हो सकती है, तो उसको कमेंट में डाल देना। फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना। कैसे निकल भाई अब, और क्या चल रहा है आजकल? बढ़िया है। और आजकल तो सिर्फ एक ही काम चल रहा है हमारा कि एंकरिंग करते हैं, लोगों की खुशियों में शामिल होते हैं और उनकी खुशियों को सोचते हैं कि और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाया जाए, उनकी खुशी को अलग ही अंदाज में प्रस्तुत किया जाए और खुशी को खुशियों में बदल दिया जाए। बस क्या बात है, यही एक मोटिव रहता है। मेरे ख्याल से अभी भी आप किसी इवेंट से ही आ रहे, राइट? हाँ, अभी भी इवेंट से आ रहा हूँ। इवेंट था, अभी एक हल्दी सेरेमनी थी, उसको होस्ट करके सीधे आपके पास आना हुआ। वो आपके गेटअप से भी लग रहा है। गेटअप से लग रहा है, गेटअप तो बहुत खराब है, अब अंदरूनी देखेंगे तो पजामा फटा है आज इवेंट में। मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ कलाकारों के लिए ये लगती है कि जो काम उनको करने में मज़ा आ रहा है, उस काम के जब उन्हें पैसे भी मिलने लगे, प्रोफेशन बन जाए, तो मेरे ख्याल से उससे अच्छी बात नहीं हो सकती किसी कलाकार के लिए। आपका क्या कहना है इस पर? मैं तो यही चीज कहूंगा, मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा किस्मत वाला, लकी मानता हूँ कि मुझे ईश्वर ने इस काम को आगे ले जाने का मौका दिया। मैंने बिजनेसमैन देखे हैं, मैंने काफी सारे लोग देखे हैं जो लोग रोते हैं, भाई हमारा काम ऐसा है, भगवान ऐसा काम किसी को न दे, हम बोर हो रहे हैं, बेकार काम है। बहुत लोग होते हैं, किसी की मेडिकल की शॉप है, किसी का कुछ काम है, किसी का कपड़े का है, कोई दाल बाजार में है, कोई कुछ है, कोई। बट मैं अपने काम को इतना लकी मानता हूँ। फन होता है, पार्टी होती है, खाते पीते हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं, अलग अलग जगह होती है, अलग अलग सिटीज होती है, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग होता है और नोट पाने भी अलग मिलते रहते हैं। तो मैं तो मानता हूँ कि मेरा काम सबसे अच्छा है और भगवान हर किसी को ऐसा काम दे कि जिसमें एंजॉय भी हो और पैसा भी मिले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बहुत किस्मत वाली चीज़ है, क्योंकि कितने सारे कलाकार ऐसे होते हैं बट मन मार के उनको काम कुछ ना कुछ और करना पड़ता है। जैसे मेरे ही कई सारे दोस्त हैं, सिंगर हैं, शायरी करते हैं, बट कहीं ना कहीं अर्निंग के लिए उन्हें जॉब करनी पड़ रही है। कोई टीचर है, कोई ट्यूशन पढ़ाता है, कोई किसी कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा है। तो लिटरली काफ़ी किस्मत अच्छी है, ऐसी किस्मत सबको मिले। क्या केवल किस्मत ही है जो आपको ये आज यहाँ पर ले आई, या फिर और भी चीज़ों का फैक्टर है, मेहनत या फैमिली का सपोर्ट? क्या क्या चीज़ें आपको लगी कि अगर ये नहीं होता तो शायद यार मैं अभी जो हूँ वो नहीं हो पाता? फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली सपोर्ट। जब तक आपके परिवार का साथ और हाथ आपके साथ नहीं होता, आपके माँ बाप का, आपके परिवार वालों का, मैं इसमें अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे ऐसा परिवार मिला। मैंने लोगों के परिवार देखे हैं जहाँ चाचा भतीजे से जलते हैं, जहाँ चाचा भतीजे में बातचीत नहीं होती है, जहाँ सगे भाइयों में बातचीत नहीं होती है। मेरे चाचा के देख लीजिए, मतलब एक चाचा मेरे पिताजी के जाने के बाद उन्होंने पिताजी का फर्ज निभाया। चाची जी हैं, मेरी मम्मी है, वो अकेली पड़ी, फिर मेरी वाइफ, मेरी लव मैरिज है। बिल्कुल, अभी उस पर हम लास्ट में आएंगे, डिटेल में वो चैप्टर खोलेंगे, डिटेल में उसके बारे में बताऊँ। तो देखिए फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है जी। मेरे घर वाले हैं, ये काम ऐसा तो नहीं स्टार्ट किया और बहुत सारा पैसा आने लगा, घर चलने लगा, चीजें मेंटेन नहीं। कुछ टाइम थोड़ा थोड़ा पैसा भी आ रहा था, कुछ टाइम नहीं भी आ रहा था। तो उस जरा से पैसे से वाइफ का सपोर्ट करना, मम्मी का सपोर्ट करना, और ना होने पर हमारे चाचा जी का सपोर्ट करना।
चाचा जी, पापा के जाने के बाद चाचा जी ने भी बोला, बहन गई, बहन के जाने के बाद घर टूटा हुआ, बिखरा हुआ। तो जब तक आपका फैमिली सपोर्ट नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना फैमिली, बिना सपोर्ट के, बिना परिवार की मदद के आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं सबसे पहले, लोग जो कहते हैं ना मैं अपनी दम पे आगे बढ़ा हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं मिला, भाई हो ही नहीं सकता, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। या किसी के दोस्त ने उसका साथ दिया है, या किसी के भाई ने उसका साथ दिया है, या किसी के परिवार ने उसका साथ दिया, ये सब बातें हैं। मेरे हिसाब से तो 100 में से अगर 0.1% लोग ऐसे होंगे जो अपनी दम पे आगे बढ़े होंगे। आज तक अपनी दम पे कोई आगे नहीं बढ़ा। और मेरे ख्याल से अपनी दम पर एटलीस्ट कलाकार तो आगे नहीं बढ़ सकता, बिल्कुल क्योंकि नहीं उसको एटलीस्ट ऑडियंस तो चाहिए ही ना। अगर ऑडियंस नहीं होगी तो वो उसको कौन सुनेगा, कौन अप्रिशिएट करेगा। बिल्कुल, अप्रिशिएट करने के लिए मैं एक सबसे बड़ी बात बोलूंगा, इसमें आपके दोस्त जरूरी होते हैं। क्योंकि आपकी शुरुआती दौर की ऑडियंस आपके दोस्त ही होते हैं। झिझक होती है हमारे अंदर कि हमने आज काम किया, वो वीडियो हम परिवार को नहीं दिखा सकते, राइट, घर वालों को नहीं दिखा सकते, बिल्कुल सही बात है। शर्म आती है दिखाने में कि क्या सोचेंगे। पर आपका एक दोस्त होता है, यार होता है, ऐसा यार किसी को मिल जाए जो ये बोले तू आगे बढ़, मैं बैठा हूँ, क्या बात, तो चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। तो ऐसे यार भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे दोस्तों का भी कितने दोस्त हैं आपकी लाइफ में या थे शुरुआती दौर में? नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी मेरे साथ में हैं। क्या बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, है तो 10-12, जिसका अगर आगे पीछे नाम होगा तो जलूंगा, फिर घर पे जाके शायद वीडियो देखने के बाद पिट भी सकता हूँ, क्योंकि दोस्त है उनको कौन रोकेगा। तो मेरा नाम लास्ट में लिया। तो मेरे हैं काफी सारे दोस्त हैं, और अभी तक हैं वो? अभी तक हैं। क्या बात है। मैं उनके बिना अधूरा हूँ और हमेशा रहूंगा। उन्होंने मेरी उस वक्त पे हेल्प की है जहां मैं मिट्टी था। आज लोग प्यार से फूल कहते हैं, तो उन्हीं का ही सब कुछ दिया हुआ है। बहुत बहुत खूबसूरत। तो ये बताइए, और ये काफ़ी मतलब मेरे ख्याल से दिलचस्प क्वेश्चन है ऑडियंस के लिए, कि पहली बार कब ध्यान में आया कि यार स्टेज पे चढ़ते हैं, माइक के साथ कुछ करते हैं, कॉमेडी करते हैं, हंसाते हैं लोगों को। ये एंकरिंग तो मेरे को पता है बाद में ही आया होगा, ये शुरुआत में तो नहीं आया होगा। सबसे पहले कब, स्कूल में हुआ, कॉलेज में हुआ, क्या चीज़ थी, आप पूरा डिटेल में बताइए उसको। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई, मैं स्कूल में था, 5th क्लास तक मेरी स्टडी काफी अच्छी थी। जी। एक्चुअली मैं हिंदी मीडियम से था, ओके। वीनस पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ता था जी। 5th मेरा बोर्ड था उस टाइम पे, मैंने हिंदी मीडियम से स्टार्ट किया ये था। वीनस स्कूल कहाँ पड़ता है? बौड़ा? पहले जीवाजीगंज में पढ़ता था, अब शिफ्ट होके विनयनगर, आनंद नगर में शायद पहुंच गया। राइट। वीनस पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर गुप्ता सर है। तो देन तब मैं वीनस में पढ़ता था, तो 5th बोर्ड था, मैं अच्छा पढ़ता था काफी। तो सडनली स्कूल वालों ने, जो मेरी नजर में गलत था, एकदम उस स्कूल को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया। हम परंतु, किंतु, परमात्मा, आत्मा, इन शब्दों पर डिपेंड थे। और सडनली 6th क्लास में हेलो, हाय, वेलकम, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, तो सब हवाई जहाज की तरह ऊपर से आने लगा। तो 6th के बाद एक मूवी देखी मैं, तारे जमी पर, ईशान नंद किशोर अवस्थी उसमें बच्चा दिखाया गया है, आमिर खान जी। हाँ, तो बस वो मूवी देख के याद आता है कि मेरी हालत वो हो गई थी। इंग्लिश वाली मैडम आती थी, वो स्वागत करती थी, सोशल वाली आते सर, वो स्वागत करते थे, मैथ वाले तो डंडा लेके साथ में आते थे और उस पर लिखा रहता था निखिल कटारिया। सब पढ़ रहा है, पहले बोलते 2 और 2 4, फिर इंग्लिश में होने लगा 2 + 2 4, समझ में नहीं आया क्या बोला। तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में गए, पढ़ाई छूट गई, तो फिर दिमाग खुरापाती बन गया। अब पढ़ाई नहीं आ रही तो क्या करें, खुरापाती करो, उदम करना। फिर बचपन से एक आदत थी मेरे अंदर, जब मैं 4th क्लास में था, हमारा एक ग्वालियर का बहुत ही फेमस शो है, उस तक पहुंचेंगे, तो वो मैं देखता था, आओ मेला चलेगा, आपने सुना जी, बिल्कुल, बचपन से देखते आ रहा हूं। ग्वालियर की शान और जान, और मुझे बनाने वाला भी वही प्रोग्राम है, मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले भी वही हैं। मैं तो एक मिट्टी का पुतला था, मेडिकल की दुकान पे काम करता था। बचपन की स्टोरी बता रहा हूँ अभी आपको, फिर बड़ा हुआ तब बताऊंगा। बिल्कुल। तब स्कूल हम जाते थे, तो स्कूल में क्या, फिर यही सब चालू करा। एक बड़ी खुरापाती करने की आदत होती थी अंदर से, जानवरों की आवाज निकालना। मैं एनिमल वॉइस बहुत निकालता था। और क्लास 6th की बात कर रहे हैं आप? हाँ, 5th क्लास की। अच्छा। 4th 5th की बात कर रहा हूँ। बच्चे के रोने की आवाज निकालता था। तो मेरे घर पे एक नेबर रहते थे बचपन में, मैं दौलतगंज में जब वहां रहता था, मेरे ताऊ जी, मैं उनको बोलता हूँ, राजेंद्र जी, वो बहुत अप्रिशिएट करते थे मुझे। एक्चुअली मेरा जो फिगर था अभी भी वैसा ही है भैया, रसगुल्ले जैसा। पहले भी ऐसी, बचपन से हम ऐसे खाते पीते करके। तो वो मुझे बार बार लिटा देते थे और मुझसे कहते तू रोने की एक्टिंग कर। तो मेरी लाइफ की पहली एक्टिंग वो थी, जीवन की पहली एक्टिंग वो थी। मैं मुंह में अंगूठा डाल के पैर ऊपर नीचे छोटे बच्चे की रोने की एक्टिंग करता था, उसी की आवाज में। तो वो एक्टिंग करा के, अब उनके मेहमान आए तो मुझे बोला बाबू को बुलाओ, रोने की एक्टिंग करानी है। बाबू मेरा निकनेम बाबू है। तो सब बचपन से, मैं एक्चुअली सिंधी फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
तो 80% लड़के बाबू ही होते हैं। बाबू की भी स्टोरी बहुत प्यारी बताऊंगा एक बार, इस पहले कंप्लीट करता हूँ। लिखिएगा आप उस पेज पे कि बाबू की स्टोरी क्या थी और बाबू के साथ क्या ट्रेजेडी हुई थी। बिल्कुल। तो फिर मेरे को ताऊ जी मंदिर पे बैठा करते थे, उनके दोस्त आ रहे तो सबकी जगह बस बाबू रोने की एक्टिंग। तो पहली मेरी लाइफ की जो एक्टिंग थी वो यहाँ से निकली। मैं कह सकता हूँ एंकर वहां पैदा हुआ, एक कॉमेडियन और एक एक्टर वहां पैदा हुआ जहां मैंने वो एक्टिंग चालू की। फिर धीरे धीरे जानवरों की आवाज निकालना, गणेश जी बैठते थे, पंडाल लगते थे, वहां माइक ले लेना, फिर स्कूल में जाना। मैं एक मिनट रोकना चाहूंगा। मेरे ख्याल से आज की डेट में जो ओपन माइक्स हो रहे हैं वो शायद तब गणेश जी और माता जी के रूप में बैठते थे, जो बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता था उन मंचों पे। बिल्कुल सही कहा, है ना। आपको मैं इस बात को और बताऊं, एक्चुअली क्या है ना, आर्टिस्ट जो होते हैं, सिंगर होते हैं, आधे आर्टिस्ट और सिंगर, रैपर, कॉमेडियन जो भी हैं, वो लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहे हैं ताकि उनको ये नहीं पता कि हमें माइक को कैसे मेंटेन करना है, माइक को पास है। वो शर्म उनको आगे नहीं बढ़ने देती। राइट। तो ये शर्म पहले कहाँ निकल जाती थी? गणेश जी बैठ रहे हैं, माता बैठ रही हैं, देन गेम्स हो रहे हैं वहां पे, मटकी फोड़ हो रहा है, चिल्ला चोट हो रहा है वहां पे, और चम्मच वगैरह रेस। तो वहां पे मैं माइक पकड़ लिया करता था। कभी हाउस ही खिलाना वहां पे, देन फिर आवाजें निकालना, बिल्ली की, कुत्ते की, ये सब करना, एक्टिविटीज करना, बगल वाले अंकल की एक्टिंग करना। तो ये मेरी लाइफ का स्टार्टअप था। फिर स्कूल गया, स्कूल में माइक लेना, एनुअल फंक्शन में आगे आके खड़े हो जाना। फिर 6th में मैं फेल हो गया था क्योंकि इंग्लिश मीडियम से मेरा था। मैं काफी नर्वस था अंदर से, बट देखो हर माँ बाप की इच्छा होती है। हम गलत बोलते हैं कि यार मेरा पाप है, अच्छा ट्राई, पढ़ ले, घंटा पढ़ ले, कागो पढ़ ले। अबे बाप है वो हमारा। बिल्कुल सही। हर बाप चाहता है कि जो मैं कर रहा हूँ मेरी औलाद ना करे। और मैं तो कहूँगा मेरे बच्चे भी मेरा काम करें, क्योंकि मेरे काम में जो रिस्पेक्ट है। बिल्कुल। भी हम लोग कर रहे थे बात की एंकरिंग जो हम करते हैं, खुश मैं इसलिए हूँ अपने काम से भैया, क्योंकि मेरे काम में रिस्पेक्ट बहुत है, इज्जत बहुत है, लोगों का प्यार बहुत है, बट 10% जगह नहीं है। 10% कहीं हम लोग ऐसे जगह फंस जाते हैं, वो भी कंप्लीट करेंगे। भी एक प्रॉपर एक टॉपिक है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन आर्टिस्ट के साथ जरूर होती हैं। बहुत सिचुएशन है, वो भी हम क्लियर करेंगे। बिल्कुल। बट बाकी एंकरिंग का स्टार्टअप यही था, स्कूल में एंकरिंग, पंडालों में एंकरिंग करना, कॉमेडी करना। कहीं ना कहीं वो कॉमेडी ज्यादा थी, कॉमेडी और मिमिक्री कह सकते हैं। हाँ। और वॉइस ओवर कह सकते हैं कि किसी जानवर की आवाज निकाल ली। एक दौर ये रहा मेरा 11th क्लास तक, 10th तक, सॉरी 11th में मुझे आना था, तो मैं सौभाग्यशाली 10th नहीं निकाल पाया। तो फिर 11th, तो फिर तब मैंने सब कुछ क्विट कर दिया वहाँ पे। आपने एक ही बार फेल हुआ, फिर आपने बोला अपनी पढ़ाई नहीं करनी। ओके। पढ़े आगे, बट उस तरीके से नहीं पढ़ना। एक दिल टूट गया। तो दिल क्या टूट गया? इंग्लिश में दिल क्या, गलती हमारी थी, लिखे हम नहीं थे, कॉपी खाली छूट गया, तब दिल क्या टूट गया। पता तो था दूसरे की लुगाई क्या करेंगे। ठीक है, टूट गया भैया। तो बस उसके बाद मन उदास हो गया। उसके बाद पापा का सपना था, देखिए कि बिजनेसमैन बने हमारा लड़का। हाँ, मेरे पापा थोड़ा बहुत मना कभी नहीं किए कि तुम ये मत करो। मुझे आगे बढ़ने में पापा का ही हाथ है। उस टॉपिक को भी बताऊंगा बिल्कुल, कि जब मेरे को AMC ज्वाइन करना था, तो बस उसके बाद करना था, आओ मेला चले। ओके। स्टार्टअप कहाँ से? AMC आओ मेला चलेगा शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हाँ, AMC आओ मेला चलेगा शॉर्ट फॉर्म है। तो देन बस क्विट कर दिया। फिर अपना मेडिकल की एक दुकान थी चाचा जी के, हम नौकरी करने लगे। 600 रुपए महीने पे हम नौकरी करते थे वहाँ पे। चाचा जी? हाँ, चाचा जी के 3 महीने फ्री में कराया उन्होंने, ठीक है। सिखाया पहले काम, उसके बाद उन्होंने 500 रुपए महीना दिया, फिर 600 करा, फिर 1500, 2000, ऐसे हम 2000 रुपए महीने पे क्या काम रहता था वहाँ पे आपका? मैं मेडिकल की शॉप पे काम करता था, होलसेल की। ओके। हाँ, यही केमिस्ट प्लाजा के आसपास? केमिस्ट, गुजरात पुल पे। राइट। नैना मेडिकल से मेरा स्टार्टअप था। ओके। फिर न्यू कृष्णा फार्मा ज्वाइन किया, फिर मतेश्वरी मेडिकल ज्वाइन किया। तब आप शायद 11वीं 12वीं क्लास के आसपास की आपकी एज होगी। 17-18 साल, 17 साल तक की एज में मैंने नौकरी करी है। 15 से चाइल्ड लेबर कह सकते हैं, नाबालिग उम्र में मेरे साथ काम कराया गया मुझे। बट ठीक है, कुछ आगे बढ़ने के लिए करना पड़ता है। सही बात है। पिताजी ने भी इसलिए कराया क्योंकि पिताजी चाहते थे कि जो मेरे पापा का कैटरिंग का, फलूदा आइसक्रीम का काम है, कि मैं वो ना करूं। और आज भी नहीं कर रहा हूं। मैंने अपना लाइन खुद बनाया। बिल्कुल। पापा का सपना था कि मैं एक मेडिकल का होलसेलर बनूं और दवाइयों का काम करूं, क्योंकि दवाइयों से पुराना नाता रहा है, बीमारियों से पुराना नाता रहा है हमारे परिवार का। तो बस वही थे, मेडिकल पे पहुंचे। फिर उसके बाद नौकरी करते थे मेडिकल पे, तो वहां पे मार्केट की हवा लग गई ग्वालियर की। फिर क्या, अब जो आ रहा है मजाक करना, छिचोरा साबित कर दिया हमें दुकान पे। स्टाफ में सबसे बदतमीज हम थे। स्टाफ में हम सेठ जी से उल्टा बोल देते। सेठ जी से? अरे बिल्कुल, क्योंकि सेठ जी हमारे दोस्त टाइप के थे। निर्मल भाई है, राहुल मोटवानी जी, प्रवीण वल्वानी जी। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि हम सेठ हैं।
उन्होंने खिलाया भी साथ में और पिलाया भी साथ में। सत्य बात है। बिगाड़ा भी उन्होंने, सुधारा भी उन्होंने, साथ में बिठाला हर जगह। मतलब उनकी शादियों में हम ऐसे घूम रहे थे जैसे कि हमारे भाई की सगे की शादी है। ये फील नहीं है कि उनकी लेबर है। एक चीज यहाँ पर मैं, जो बिजनेसमैन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं जो आजकल जॉब दे रहे हैं लोगों को, क्या इससे फर्क पड़ता है कि हम उस अपने जो भी एम्प्लॉय उसको डील कैसे कर रहे हैं, उससे उसके काम पे फर्क पड़ता है कि कितना भी अच्छा ट्रीट करें एम्प्लॉय तो डील होते ही हैं, ऐसा कुछ है? क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। क्योंकि वो आजकल के जो भी स्टार्टअप करने वाले लोग हैं वो लोग भी देख रहे हैं, तो एक क्या रिलेशनशिप एम्प्लॉय के साथ होना चाहिए? थोड़ा खड़ा बोलूंगा, माफी चाहूंगा। जी जी। अगर आप अपने एम्प्लॉय को सोचेंगे कि जूते पे रखें, तो वो सामने तो आपको दिल में रखेगा, पर पीठ पीछे आपको यही बोलेगा शेर जी। देखिए चूना भी लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चूना शक्कर सब रगड़ देते भैया। दिल में बिठा लोगे ना, यहाँ से दोस्ती करोगे तो वो आपका यहाँ से सम्मान करेगा। नौकरी वही करेगा जिसके घर में तकलीफ होगी, जो छोटे घर से बिलोंग करता होगा, जिसका परिवार छोटा होगा, जिसे पैसों की जरूरत होगी। और छोटा आदमी कभी आपको धोखा नहीं देता। क्या बात है। कभी आपके सर पर नहीं बैठता। बस उसको दिल से जोड़ने की कोशिश करिए। जहां वो आपसे दिल से जुड़ गया तो वहां आपका वो दोस्त बन जाता है, और जहां वो आपका दोस्त बन गया तो साहब जान हाजिर वाली बात आ जाती है। यही हमारे वो ये नहीं देखता कि घड़ी में कितने बज रहे हैं और अरे क्या। मेरी बात हुई थी, मेरे निर्मल भैया है, उनसे नौकरी की बात हुई थी। सुबह भैया 11 बजे आऊंगा और रात को 9 बजे चले जाऊंगा। मैं रात को 1 बजे तक काम करता था वहाँ पे। कौन देखे घड़ी? घड़ी बंद, उल्टी कर देते थे हम लोग। जो नए नए लड़के आते थे उल्टी कर देते, हम घड़ी क्या दिखाना घड़ी की, ऐसे हम लोग बहुत करते थे। तो बस इसलिए क्योंकि अब उनका छोटा भाई राहुल भाई, अब वो भाई मालिक का छोटा भाई आ रहा है तो रिस्पेक्ट ताम झाम तो लगता ही है। अब छोटा भाई आ रहा है मुझसे, उल्टे बोले को राहुल कहाँ रह गया, हम उनसे तू करके बात करते थे। मतलब भाईचारे की तरह रहते थे पूरी शॉप में। तो आज इसलिए वो मेरे ख्याल से वो भी बहुत बड़ा एम्पायर बन चुके हैं। मैं काफी टाइम से मुलाकात नहीं हुई, काफी अच्छा ग्वालियर में नाम हो चुका है। उन्होंने भी जीरो से शुरुआत करी थी, बिल्कुल जीरो से नौकरी करते थे वो लोग भी, क्योंकि वो जीरो से उठे थे तो इसलिए वो जीरो वाले बंदे को जानते थे। बिल्कुल। बट हाँ, ये नहीं कि आप हमेशा दोस्त बना के रखो, उनको ये समझाइए पीठ पीछे दोस्त, दुनिया के सामने शेठ जी। बिल्कुल बिल्कुल, एक डिसेंसी और इज्जत मेंटेन रहनी चाहिए। हाँ, नहीं तो फिर क्या होगा, जो ग्राहक आएगा, जो कस्टमर आएगा, वो आपके जो बॉस हैं उनकी इज्जत नहीं करेंगे। राइट। लेन देन में बात खराब हो जाएगी, हिसाब किताब बिगड़ जाएंगे कि इसका तो एम्प्लॉय नहीं सुनता, ही हमसे क्या बात करेगा। हाँ। आगे फ्रंट पे ऐसी चीजें ना होए, बस पीठ पीछे ये सब चलता रहे। प्रोफेशनली उसको थोड़ा पर्सनली आप जो भी करना बिल्कुल पर्सनली आप कुछ भी एंजॉय करिए। ठीक है। तो एजुकेशन अपन ने मेरे ख्याल से 9-10 में अपन ने छोड़ दी। नहीं छोड़ी नहीं, कंप्लीट करिए आगे जाके। अच्छा। बट करी कैसे भी करिए, हर चीज थोड़ी बताएं कि कैसे। कॉलेज वाली लाइफ देखी या 12th तक? फिर कॉलेज वाली लाइफ नहीं देख पाया यार। ओके। लेकिन आप कॉलेज वाली लाइफ डेली जी रहे हैं मेरे को लगता है। उससे भी अच्छी। लो और कैसी है? चलिए, एक्सपीरियंस पूरा है कॉलेज लाइफ का, क्या होता है क्या नहीं होता, रैगिंग होती है। अब कॉलेज का नाम तो नहीं लेंगे, क्लास में नहीं तो क्या हुआ, बदमाशी किए टाइम पे तो पहुंच जाते थे कॉलेज में, कोई रोकता नहीं था, बैठते थे 3-3 घंटे क्लास में। तो कॉलेज वाली लाइफ चाहिए। ओके। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, और क्योंकि जिसको बाबू बना दिया, निखिल कटारिया बना दिया, आपके और भी नाम से आप फेमस होंगे अपनी मिमिक्री के थ्रू। आओ मिला चले जी। पहला ब्रेक आपका वही था या उससे पहले भी आपको कहीं ना कुछ घिसा गया था, रगड़ा गया था, फिर आपको वो काम मिला? उससे पहले कंपटीशन हुआ था ग्वालियर में, लेमन 91.9 FM ने कराया था, जल बिहार में उसका फाइनल हुआ था। जी जी। किस टाइप का कंपटीशन था वो? लाइक ग्वालियर का टैलेंट करके था, कुछ कॉमेडियन ढूंढ रहे थे, कॉमेडी शो था। ओके। उसमें ओशिन, हमारे जानते हैं ओशिन थे, ओशिन झा, रेहान पाठक, ओके, हनी शंखवार, ओके, अनीश सैन, वो नाम मुझे याद है जो मेरे कॉम्पिटिटर थे उस टाइम पे। ये सब लोग, मैं 5th पे था उस शो में, 5। और ये कब की बात होगी? ये बात होगी करीब, यही मैं 6-7 क्लास में, 7th-8th क्लास में था। अच्छा, मतलब तब आप स्कूल में थे। पहला मेरा वही था। ठीक है। एक कंपटीशन दिया था मैंने, लेमन का था, तो उसमें मैं पास हुआ था, टॉप 5 में आया था। फिर उस टॉप 5 में से रैंकिंग निकालनी थी उनको, तो जिसका फाइनल जल विहार में हुआ था, इटालियन गार्डन में। बहुत साल पुरानी बात है, मेरे हिसाब से पहला ही शो था हमारे ग्वालियर का। बिल्कुल बिल्कुल, तब की बात है। तब मैं 5th पे आया था, क्योंकि मेरे अंदर इतना टैलेंट नहीं था। फर्स्ट पे रेहान पाठक थे, 2nd पे ओशिन जी थी, 3rd पे हनी शंखवार थी, और 4th पे कोई और 5th पे मैं था। ओके। तो ये हो गया एक कंपटीशन। फिर आपको पहला ब्रेक जब लोग आपको जानने लगे, वो कहाँ से शुरू हुआ? मेडिकल पे काम करता था मैं, कृष्णा फार्मा पे। तो वहाँ पे आओ मिला चले के डायरेक्टर हैथवे कंपनी से शिरीष गुप्ता, गुड्डू भैया जिसे हम लोग कहते हैं, काफी बड़ा फेमस है वो। काफी फेमस है। 35 lakhs पर डे उनके शो के व्यूज हैं।
तो मन था उसमें, बचपन में जाता था मैं, 4th 2nd 3rd 4th क्लास में था, बचपन में जाता था मैं उसमें, वही जानवरों की आवाज जो मैंने आपको बताया था वो मैं निकालता था उसमें। तो फिर मेडिकल की दुकान पे काम करने लगे, कनेक्शन टूट गया था इस दुनिया से हमारा, कॉमेडी वगैरह से, वो कनेक्शन ब्रेक हो गया था बीच में। फिर एक ही सोच लिया था, नहीं यार जो बाप बोल रहा है वही करेंगे, कुछ नहीं रखा इन चीजों में। मेडिकल का काम सीख रहे थे, अब बस ईश्वर को जहाँ ले जाना होता है वो फरिश्ता भेज देता है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको चाहूंगा आओ मेला चले के बारे में, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने तो देखा हुआ है, कुछ बच्चे होंगे जब शायद 10th क्लास में 8th क्लास में जो पॉडकास्ट देख रहा हो, तो उनको बताइए वो आता कहाँ था, क्या वो OTT पर आता था और उसमें क्या होता क्या था, कुछ गिफ्ट वगैरह, वो सब चीज़ें आप एक बार कैमरे में देख के हमारी ऑडियंस को बताइए। नहीं वो बताऊंगा, उससे पहले वाली बात कंप्लीट करता हूँ कि सफर कहाँ जुड़ा मेरा आओ मेला चले से। तो मैं मेडिकल पे जॉब करता था अमर जी, तो वहाँ पे गुड्डू भैया का आना हुआ, वो ग्लूकोज लेने आए थे। ओके। अभी भी याद है, ग्लूकोज का डब्बा लेने आए थे, गर्मी का टाइम था। तो उन्होंने मुझे देखा है वहाँ पे, मेरी हरकतें, शक्ल से गंदी शक्ल, शुरू से गंदी शक्ल, छोटे बाल, नोटी, अजीब टाइप का, नोटी भी नहीं बोल सकते आप, अच्छा भी नहीं बोल सकते, लेकिन लोग आपको नोटिस कर लेंगे, कुछ नोटिस कर लेंगे लोग। हाँ, निक्कर पहन रहे तो पेट दिख रहा है, पेट दिख रहा है तो निक्कर ऊपर है, बाल खड़े हैं, दाढ़ी आती नहीं थी, सपाट चिकने पड़े, चश्मा लगा हुआ था गोल गोल, मतलब अजीब ही लुक था भैया, लुक थे गोल मटोली। हाँ थे गोल मटोली, खाते पीते करके शुरू से। तो उनका आना हुआ, उन्होंने बोली इधर आवे, मैंने हाँ, क्या तो मुझे जानता है, मैंने क्यों बदमाश हो पहचान तो हम गए थे, हमने भी सोची कॉमेडी कर लेते हैं इनके साथ। तो मेरे बॉस कहता है गुड्डू भैया मीडिया वाले, तुम डर लेंगे भी, बहुत जान पहचान होती है लोग। तो मैंने ठीक है, मैंने हत्या थोड़ी कर देंगे, हमारा बाप भी बदमाश है, 3 मर्डर केस है, ऐसी बातें देखी। हमारे पापा बहुत सज्जन आदमी है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप किसी को भी सज्जन से दुर्जन बना सकते हैं, तितली उड़ा सकते किसी की। तो बस तो हंस के मुस्कुरा के चले गए। तो दूसरे दिन उन्होंने पूछा किसके लड़के, मैंने चेतन कुल्फी वालों को लड़का। बस उन्हें तो बाप से बात करेंगे, गुड्डू भैया ने। मैं डर गया, मैंने पिताजी से क्या बात करेंगे, कंप्लेंट करेंगे। 2 दिन बाद मैं, सुबह का टाइम था, 10 बजे घर आया। तो पापा से कहते चेतन भाई, हाँ पापा ने बताइए कैसे आना हुआ, कहते लोंडा मुझे चाहिए। बस वो दिन था, मैं नहीं हम नहीं आए। पापा कहते नहीं जाओ। अच्छा, कोई बात नहीं, तुम्हारी किस्मत तुम्हें कहीं और ले जा रही है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उस मेडिकल। आप मना कर रहे थे? मैं मना करता, नहीं मेरे को नहीं करना, मेरे को शर्म आएगी, माइक कैसे फेस करूंगा, कैमरा, नर्वसनेस होती, बहुत बड़ी नर्वसनेस होती भाई। तो मैंने नहीं। तो बस मेरे एक दोस्त के पापा हैं, अंकल और मेरे पापा, हितेंद्र अंकल, वो भी चले गए, मेरे पापा भी चले गए, कम उम्र में दोनों चले गए वो। तो उन दोनों ने मुझे बहुत बोला, नहीं तुम्हें जाना पड़ेगा, हम देख लेंगे, तुम जाओ। बस उन्होंने बोला, अब भाई मालिक के पास पहुंचे, भैया नौकरी कैसे छोड़े, पैसे भी चाहिए थोड़े। उन्होंने बोले भाई तू जा बे, तनख्वाह तेरा भाई देगा देखो पूरी। अच्छा, हाँ तू जा, तू बस 2 घंटे के लिए दुकान आया कर, हमें शक्ल दिखाया जाकर, तू जा। एक छोटा सवाल, तनख्वाह कितनी थी उसकी उस समय आपकी? 2,500 रुपए। आज से मेरे ख्याल है 10 साल पुरानी बात होगी, और भी ज्यादा पुरानी। 6-7 साल, 2023 चल रहा है ना। हाँ, 2016 की बात है। ओके ठीक है। 2,500 रुपये तनख्वाह थी उस समय मेरी। बस उन्होंने भेजा, तो वहां से लौट के आया तो प्रमोशन हुआ, सीधे 6,000 तनख्वाह हुई। आओ मेला चले करा पहला सीजन। तो अच्छा, बस ये उधर पहुंचे, आओ मेला चले। अब आप आओ मेला चलेगा बताइए कि कॉन्सेप्ट क्या था वो? सुन तो लो अभी, आओ मेला चले में भी ऐसे एंट्री थोड़ी कर ली। नहीं, ऑडियंस को बस बताना है कि उसमें होता क्या था। तो देखिए, आओ मेला चले एक बहुत पुराना, शायद 18-19 साल हो गए उस प्रोग्राम को जी। बहुत पुराना आ रहा है, बहुत पुराना, बचपन से उस प्रोग्राम को देख रहे हैं। और मेरे ख्याल से पूरा ग्वालियर और भिंड मुरैना आसपास का सभी देख रहे हैं। बिल्कुल, शिवपुरी, गुना वगैरह आप सब जगह चलता है। पहले लोकल टीवी चलती थी, कोमल कंबाइंड, कोमल कंबाइंड। तो मनमोहन घायल जी का था क्या वो? नहीं, वो एक और पत्रकार थे, उनकी भी बहुत एक अलग था। सभी को दुनिया की हसीन खबरें ऐसे करके वो कहानियां सुनाते थे। 3 AM के साथ हम पहुंच चुके हैं इंटरव्यू देने, ऐसा इनका कुछ बिल्कुल आदरणीय है। ऐसे बड़े दिग्गजों का नाम के लेना चाहिए, मनमोहन घायल जी। और तो बस यही था कि आओ मेला चले के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। आओ मेला चले एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मेरे हिसाब से। अब आप लोगों ने प्लेटफॉर्म खड़े करे, मैं नहीं मानता आज से 3 साल पहले ग्वालियर के अंदर कोई प्लेटफॉर्म था आगे बढ़ने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म था, आओ मेला चले। आज आओ मेला चले में परफॉर्म किए हुए लोग, लाफ्टर शो, बॉलीवुड, बिल्कुल कुछ बड़े नाम, उनको नहीं ले सकते हम कि भाई क्लेम विलेम कर दे, रईस लोग हैं, करोड़पति।
वो आज बड़ी बड़ी पिक्चरों में काम कर रहे हैं। और एक बड़ी शख्सियत हमारे साथ में भी बैठी हुई है। नहीं भैया, बस प्यार है। देखिए झिझक निकल जाता है ना, तो सब आप अपने आप कर सकते हैं। जी। मेन कैमरा फेस करना सीखे। आओ मेरा चैनल में क्या होता है कि इंटरव्यू शो है, जहाँ छोटे बच्चों का इंटरव्यू होता है, बड़ों का भी होता है, कपल्स का भी होता है, फन होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, लोकल टीवी शो पे चलता है, हैथवे पे, डैन पे, एसआर, डिजियाना, सिटी केबल, सब पे टेलीकास्ट होता है। यूट्यूब पे भी आप सर्च कर सकते हैं, आओ मेरा चैनल। इंस्टाग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं, गुड्डू भैया, श्रीज गुप्ता गुड्डू, अगर आप डालेंगे तो आपको मिल जाएंगे। 2.25 लाख सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे करीब उनके। बाकी यूट्यूब से ज्यादा उसके व्यूवर्स ऑफलाइन आते हैं, यानी कि टीवी पर आते हैं। जो सेटअप बॉक्स होते हैं हमारे यहाँ, उन पर ज्यादा देखा जाता है। और मेरे को वो भी याद आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ गिफ्ट देते थे। बिल्कुल, ये आपको यहाँ से ये छतरी नंबर 2 पर लगाओ, तो वो बहुत बहुत अट्रैक्टिव लगता था ग्वालियर के लोगों को। और कहीं ना कहीं वो गिफ्ट की वजह से उनको मोटिवेशन मिलता था कि यार कुछ करते हैं, कुछ सुनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी है क्योंकि बचपन में हम गिफ्ट के लिए जाते थे। बिल्कुल, यहाँ से गिफ्ट लेकर आएंगे। एडवर्टाइज की जैकेट देखने मुझे तो देखिए इतना सा सामान समाता कैसे था कि यहाँ से कुछ निकाल रहे हैं, वहां से कुछ निकाल रहे हैं। मैं 100% उनको इंटरव्यू के लिए यहाँ बुलाऊंगा। बिल्कुल, जैकेट का राज तो वही खोलेंगे, क्योंकि मुझे परमात्मा परमिशन नहीं देता है कि गुरुजी का राज मैं खोलूं। तो वो जैकेट का राज गुरुजी खोलेंगे, बट वो राज मुझे बहुत अच्छी तरह पता है। मेरे गुरु हैं, तो ये गुरु मंत्र उन्होंने मुझे दिया है और उन्होंने मुझे दिल से शिष्य माना है। और दूसरे गुरुजी मेरे आदरणीय पंकज कृष्ण शास्त्री जी भी हैं। और चलना कैसे रहा में, वो मुझे पंकज शास्त्री जी बताते हैं। और चलाते कैसे और चलते को दौड़ाते कैसे, अच्छा, वो मुझे गुड्डू भैया बताते हैं। क्या बात है। तो उनका आशीर्वाद है मेरे गुरुओं का। और बाकी माँ बाप तो माँ बाप हैं। पिताजी और चाचा जी का सपोर्ट ना हो, परिवार का सपोर्ट ना हो, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते यार, कुछ भी। आप तवे पे रोटी नहीं सेक सकते जब तक नीचे उसके आंच न लगे। बिल्कुल सही। आटा चिपका रह जाता है। नहीं तो लोग तो कहते हैं हमने रोटी सेक दी, रोटी सेक दी। नहीं, तो गैस तो चालू करी थी ना, नीचे आंच तो लगी थी ना। बिल्कुल सही। तो आंच आपका परिवार होता है, बस यही। तो गर्माहट वहां से मिलती रहती है रिश्तों की। आने वाला है 15 जनवरी से आओ मेला चले। क्या बात। तो फिर से हम आपको वहीं मिलेंगे। ओके। तो आओ मेला चले में क्या पहले दिन से आप कैमरे पर आ गए थे या क्या, उसका क्या रहा था? पहले दिन झोले उठाए थे बहुत सारे। अच्छा। 8 दिन झोले उठाए थे। ओके। सीनियर आर्टिस्ट होते हैं, कभी भी कोई आपको आगे बढ़ने नहीं दे सकता। बिल्कुल। बहुत चीजें फेस करनी होती है, डांट भी, सीनियर की सीनियरिटी, सीनियर कैमरामैन की सीनियरिटी झेलनी पड़ती है। पॉलिटिक्स कह सकते हैं उसको। बिल्कुल, पॉलिटिक्स, राजनीति। हाँ बिल्कुल आप बोल सकते हैं। गाली सुननी पड़ती है, खिलाना पिलाना पड़ता है, बहुत चीजें सहनी पड़ती है। मतलब ऐसी ऐसी चीजें कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ। कि आपको भगाने की तैयारी, निकालने की, दौड़ाने की, सब कुछ। और आपके अंदर पेशेंस कितना है ये आपको। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को लगता है चैलेंजेस जरूरी हैं, क्योंकि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं कि यार कर लेंगे, हो जाएगा तो कर लेंगे। एक होंगे करना ही है, तो आपको करना ही था तो आपने उस सबको झेला करना। कुछ लोग होते हैं वो उनसे डर के यार अब नहीं, मेरे को नहीं करना, कौन किसकी सुने, लोग बाग छोड़ के गिव अप कर देते हैं लोग बाग। आर्टिस्ट मेरे को इतना नर्वस कर दिया था एक समय पे, जब मैं कैमरे पे आया पहले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन की बात थी। शायद मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया था ऑन कैमरा, तो मेरे बॉस ने मुझे डांटा था। गुरु है, डांटते हैं। मतलब गाली वाली निकल गई थी। रेबट पड़ा था सर में, चाटा दिया था रसीद कर। बड़ा जो मेरे सीनियर थे बड़े खुश हो रहे थे, उनका प्लान सक्सेस हो गया। उन्होंने की तितली उड़ गई, कल से नहीं आएगी। तो बस रात को हम घर गए, हम नहीं जा रहे कल से। पिताजी ने डंडा उठाया कि साले अब तुम जाओगे कल से इधर, तुम नहीं जाओगे तो हम तुम्हें छोड़कर आएंगे। तो दूसरे दिन फिर पापा के प्रेशर के चक्कर में फिर पहुंच गया। बस वो दिन है, आज का दिन है, मुड़ के नहीं देखा। क्या बात है। हेल्पर बन के गए थे झूला उठाने, हाँ। कि झूला उठाएंगे। सबसे लो रैंक होती है आओ मेला। बिल्कुल सही बात है। वो टॉप रैंक होती है जिसपे गुड्डू भैया एंकर शो के, और सेकंड रैंक होती है को एंकर, कॉमेडियन हेड, ओके, लीड एक्टर। तो आज आप लोगों के प्यार से सेकंड रैंक पे मैं बैठा हुआ। क्या बात है। प्रोग्राम डायरेक्टर। तो धीरे धीरे कैसे वो चीज बढ़ी थोड़ा? धीरे धीरे ऐसे कि जो सीनियर थे, जो भगाना चाहते थे, तो मैंने भगा कह रहा, मैंने इनको जवाब इनकी बातों से ही देते हैं। वो कुछ करते थे तो हम भी करते थे। लोग हमें पसंद करने लगे, उन्हें डिसलाइक करने लगे। देखिए जो आपका गलत सोच रहे हैं ना, पब्लिक उनके साथ गलत कर देती, ईश्वर उनके साथ गलत कर्मा कह सकते हैं, कर्मा जिसे आप बोल सकते हैं। पर धीरे धीरे कंपनी ने उन्हें निकालना चालू करा, लोग उनसे बोर होने लगे। कंपनी ने उनको नोटिस भेजे, मेल करे, कुछ नया कीजिए, कुछ नया कीजिए, नहीं आ पाया उनके पास। बस हमें जो कंपनी बोलती गई हम करते गए, गुरु के कहने पे चलते रहे, आज हम इस मुकाम पे पहुंच गए। क्या बात है। और कुछ आपके जो बहुत फेमस है, जो लोग आपको बोलते हैं कि यार आपका ये एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है या मिमिक्री, ऐसा कुछ? काफी सारे हैं ऐसे तो। हाँ। मेरे गांव का कैरेक्टर है उसमें बहुत फेमस है।
जो ग्वालियर के लोकल के लोगों की हाँ लोग वाली भिंड बनना की भिंड बन, हाँ। तो ये कैरेक्टर मैंने हमारे रेहान भाई, रेहान पाठक आपने सुना होगा, मैं जानता हूँ जी। हाँ ये कैरेक्टर उन्हीं से मैंने लिया था। ओके। तो एक्चुअली उन्होंने आजकल सिंगिंग करते, एक्टिंग नहीं करते, तो वो भी मुझे कई बार बोलते रहते कि भाई ये है, इसको आजमाओ, ये है, करते रहो। बट आओ मेला चले से मुझे अपॉर्चुनिटी बहुत मिली, लोगों ने पहचाना। मैंने फर्स्ट वेडिंग एंकर 500 रुपए में किया था एंकरिंग। और ये आपको आओ मिला चले के थ्रू ही मिला, मतलब हाँ, आओ मिला लोगों ने आपको देखा और यहाँ से आपको कांटेक्ट होने लगे। एंकर है, मैं गया किसी के पास, भैया मैं एंकरिंग करता हूँ। हाँ। उन्होंने बोले कहाँ पे एंकरिंग करता हूँ, तो बगल से आवाज आती है उनके परिवार की, और ये तो आओ मिला चले में आते, अच्छी करता होगा। तो मैंने यार ये तो अपना नाम फेमस है, यहाँ 500 नहीं मांगो, यहाँ 2000 मांगो। अच्छा। हमने हम 2000 लेते हैं। हाँ ठीक है 2000 देंगे, आइए आइए। आज की डेट में तो एंकरिंग लगभग हर जगह हो रही है, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, कोई इवेंट हो, हमारा ओपन माइक ही ले लीजिए। उस समय पे एंकरिंग का क्या सीन था, मतलब इतनी एंकरिंग होती थी शादी वादी की? क्योंकि मैंने मतलब बचपन में अपने बहुत ज्यादा एंकरिंग वाले शोज नहीं देखे हैं। मेल एंकर का ट्रेंड 6 महीने से आया है। अभी 6 महीने से? 6 महीने से। क्या बात कर। अब सोचो हम 5 साल से कैसे झेल रहे हैं। मेल एंकर का ट्रेंड अभी 6 महीने से आया। आफ्टर लॉकडाउन मान सकते हैं, लॉकडाउन के बाद मान सकते हैं, स्टार्ट हुआ है, बट जो ट्रेंड आया अब 6 महीने से आया। इससे पहले क्या फीमेल एंकर का था? अरे शुरू से फीमेल एंकर है ही फीमेल एंकर भैया। अच्छा। एक्चुअली लोगों को वहां पर पहले हम लोग वेडिंग एंकरिंग की बात करते हैं। वेडिंग एंकरिंग में लोग एंजॉयमेंट नहीं चाहते थे पहले। एंजॉयमेंट मतलब डीजे, थोड़ा एंजॉयमेंट मतलब ढोल, और ग्लैमर मतलब स्टेज पे फीमेल एंकर। समझ गया। अब ट्रेंड क्या है, ग्लैमर मतलब स्टेज पे फीमेल एंकर, एंजॉयमेंट मतलब मेल एंकर, फुल एंजॉयमेंट मतलब मेल एंकर। निकल के डारिया, पंजाबी ढोल वगैरह, बस अब ये सीन हो गया। और जो एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट में नाम आता है ना, वो साउंड के साथ साथ हमारा भी आने लगा। तो इसलिए मेल एंकर को अब ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिली। तो ये जो आप 500 रुपीज वाली अपॉर्चुनिटी बता रहे हैं, वो पहली बार कब मिली थी, मतलब कब? कैलारस एक इवेंटर है। कब की बात है? कोविड से पहले की? कोविड से बहुत पहले की बात है, बात है आपकी 2017 की बात है। मतलब उस समय ट्रेंड नहीं था, लेकिन फिर भी आपने अपनी जगह बना ली थी। हाँ, जगह ऐसी बना ली थी, किसी ने फीमेल एंकर चाहिए हमें। बहुत बेहतरीन सारक था, एंकर ही नहीं थी। जी जी जी। तो हमारी एक दोस्त हुआ करती थी, हमने तुम एंकरिंग करोगी? वो कहती ये क्या होती है? मैंने हम तो बताते जाएंगे, तुम करती रहना। अब वहाँ उस समय 4000 पे फीमेल एंकर लेती थी, तो हमने बोली 1500 लेंगे। अच्छा। फीमेल भी लाएंगे और हम भी आएंगे। तो इवेंट वाले ने गाड़ी उठा मंगाई, टाटा सुमो, उसमें हमें भरा, और पीछे टेंट का सामान और 8-10 डांसर्स वगैरह, कैटरिंग वाले लड़के, मोजे की बेहतरीन बदबू के साथ। ओ, इतने सारे लोग गाड़ी में? 17 जने। ड्राइवर मुंह में गुटका, मतलब घूसा मार दो तो मुंह से उल्टी कर दे। लड़कियां भी थी? और लड़कियां भी थी, वो डांसर थी ना, वो बात करी, कहा कर रहे हैं जे वाली लड़कियां भरी हुई थी। अब मेरे फीमेल एंकर की वो कहती कुत्ते दुकान ले आया मेरे को उठा के। और फीमेल एंकर को बचाना, भैया बैठ तो गए 1500 के उसमें, बस वहाँ पहुंचे। कैलारस, शिवपुरी? कैलारस नहीं, कैलारस इधर पड़ता है, जोरा। जोरा। ओके। वहाँ पहला इवेंट आप लोग? पहला इवेंट, पेड इवेंट। फ्री इवेंट तो बहुत कर, इससे पहले बहुत फ्री इवेंट कर जाना। एक चीज मैं बता दूं सभी आर्टिस्ट को कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पहले ही इवेंट जो अपॉर्चुनिटी है वो पेड मिल जाएगी, तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। पहले आपको थोड़ा सा अपने आप को लोगों को दिखाना पड़ेगा, या तो आप ऑनलाइन वायरल हो जाइए, चाहे आजकल स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं। बहुत सही आपने, बहुत या फिर आपको करना पड़ेगा फ्री में काम। वहां से जो आपको जो अपॉर्चुनिटी सामने से आप उसके बिल्कुल पैसे मांगिए, वो बिल्कुल फ्री में करने की जरूरत नहीं है। अब आप एक बात और क्लियर करता, आपने बहुत अच्छी बात बोली। फिर कैलारस पे चलेंगे कि अगर आपको लगता है कि पहला इवेंट पैसे वाला हो तो मिलेगा, बहुत अच्छी बात बोली। हमारे टाइम पे क्या था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं थे, डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी कि हम अपना वीडियो भी कैसे दिखाता था हमारा इवेंटर, एक धुंधुली सी वीडियो होती थी, कोई लैपटॉप में प्ले करके क्लाइंट को दिखाता, तब हमें इवेंट के लिए परमिशन मिलती थी। शायद इतने अच्छे क्वालिटी के कैमरा और छोटे फोन भी रहते थे। नहीं, माइक्रोमैक्स वगैरह चलते थे। तो एंड्रॉइड आता था 14-14 हजार रुपए का, जो आजकल 3-4 हजार में मिल जाते हैं। बिल्कुल। तो इवेंटर लैपटॉप में दिखाता था, फिर 2 दिन बाद परमिशन आती थी, पेमेंट की बात होती थी। तब अब क्या होता है, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखी तुरंत इवेंट आ गया। तब आप लोगों के लिए प्लेटफॉर्म यही, आप अपने आप को फ्री में इवेंट करने से अच्छा, मर्जी में बात पे बिना उसको रोको, फ्री में इवेंट मत करो। हमने कराया ना, हमने कर लिया यार, हमने बहुत मरा लिया, आप लोग मत मरा। फ्री में मत करो। फ्री का समय वीडियो बनाओ, पे लो, करेक्ट। जहाँ लाइक बढ़ा, जहाँ सब्सक्राइब बढ़े आपके, जहाँ व्यूवर्स बढ़े, अपने आप काम चल कर आएगा यार, अपने आप आएगा। फिर मुंह फाड़ो ना यार। नहीं, ये बहुत लॉजिकल बात है, क्योंकि पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, तो आपको जाकर ही दिखाना था टैलेंट। लेकिन आप सोशल मीडिया, वहां पर अपना टैलेंट दिखा सकते हो।
और वहां अगर आपकी बात पहुंच गई लोगों तक तो लोग आप तक पहुंच ही जाएंगे। आज नहीं तो कल। वही ऑनलाइन सिस्टम है, आप ऑनलाइन देख लीजिए। बिल्कुल सही, वही है ना, आजकल सारी चीजें तो ऑनलाइन हो रही हैं। पहले साड़ी लेने दुकान पे आते थे, साड़ी वाला से झटकार के दिखाता था। बिल्कुल बिल्कुल। आज ऑनलाइन साइड पे 2 बार बटन दबाया, घर पे साड़ी आ जाती है। तो यही सिस्टम है। अब आपको अपने आप की मार्केटिंग सोशल मीडिया पर करनी है। अपनी मार्केटिंग सोशल मीडिया पे करो, इंस्टाग्राम वगैरह जो भी इतने प्लेटफॉर्म है। कैलारस की बात कर रहे थे हम लोग अमर सर कि कैलारस में गए भैया, अब हम उतरे वहाँ पे, अब शादी में उतरे तो वहाँ पे फीमेल एंकर थी। मैंने उसको बोली एंकरिंग करने चली, थोड़ी ड्रेस अच्छी ला, तो वो भी बेचारी घर से पुरानी सुनारी साड़ी कट स्लीव वाली पहन के चली। अब वहाँ पे बुड्ढे उसको जो देखे मतलब अभी खाते हैं इसको। अब खाना वहाँ चला नीचे टाट पट्टी पे। अच्छा। ओ भैया मेरे आंसू निकल आए। वहां पे सॉफ्ट ड्रिंक की जगह मौसमी का ताजा जूस निकाला जा रहा था और एक हाँ ओ भाई साहब, हाँ, और जूस निकालने वाला पसीने में पूरा तर, गर्मी का टाइम, पसीने की बूंदें बराबर कर रही हैं पतीले में। वहां पे काम कर नमक का बोल सकते हैं। सर्व करने का कोई सिस्टम नहीं, इधर से मौसमी दब रही, इधर से दब रहा था, इधर से मौसमी डल रही थी और यहाँ से जूस निकल रहा था बिना सर्विंग के। यहाँ से गिलास से भरा जा रहा था, वहीं खड़े होकर पिया जा रहा था, झूठा गिलास डल रहा था। तो वहां तो ठंडा पीने की इच्छा खत्म हो गई। पानी की बात आई तो टैंकर खड़ा हुआ था, उसके लिए आपको पैरों पजामे भंडारों के बाहर खड़ा। हाँ, आपको वहां पे अपने पैंट को घुटनों तक लाना पड़ेगा, कीचड़ में डुबो के पानी लाना पड़ेगा। पानी पीने की इच्छा खत्म हो गई। अब आयो खाने पे, स्नैक्स पे आते हैं। मैंने यार कैलारस तक आए 4 घंटे घूम के, तो मैंने अब स्नैक्स खा लो भाई साहब। अब वहां बन रही थी चाउमीन। अच्छा। हाँ भाई साहब, मैंने पहली बार देखा मैदे के अंदर सोया सॉस चिली सॉस डली हुई चाउमीन का, उन्होंने रायता बना रखा था। मतलब ना नाम ले तो अच्छा है, मतलब हालत खराब। अब खाने का भी मन उठ गया था। और फिर खाने की बात आई तो नीचे चप्पलों पे बैठो, पत्तल लगी खाना, और वरमाला लगी थी, ऊपर तार लगी थी करंट की, और एक डोंग लगा हुआ था, बहुत पहले चलता था गोल गोल घूमने वाला। हाँ, अब लड़का लड़की है, हमारी एंकरिंग कर रही है। नमस्कार है, आदाब है, सत श्री अकाल है, आइए बैठिए समझिए देखिए फटिए जाइए। क्योंकि वो भी पहली बार कर रही थी। अब 2 बार उसने माइक, उसको खांसी है तो इस माइक ऐसे करते तो वेल नमस्कार, तो खांसने के लिए हम लोग ऐसे करते ना। वो कहती आइडिया नहीं था उतना, आइडिया नहीं था, वो सी चीज ऐसी हो जाती है। अब क्या हुआ भैया, एंकरिंग तो निपट गई। तो वहां पे हमारे इवेंट वाले का जो ऊपर घूमने वाला डोंग था वो नहीं घुमाया वरमाला के टाइम पे। वो तो गाँव के थे, इनने निकाली डंडा, कहाँ किन्ने काम करो है। तो हमने अपनी मोड़ी पकड़ी, वो कहती हमारी चप्पल अंदर कमरा में धरी, हमने बोला वहीं रखे रहने दो उसको, अब हमारे साथ चलिए। चेंजिंग रूम दिया उन्होंने हमें, चेंजिंग कपड़े चेंज करने के लिए। हमने कपड़े चेंज करने, हमारे साथ फीमेल एंकर आई है, कहते कहो तो टैंकर, ये तो मैं खड़ा टैंकर। हाँ, मैंने भैया हम इवेंट वाले हैं, तो कहते इनकम टैक्स। मैंने हे मेरे परमात्मा कहाँ मुझे फंसा दिया। तो मेरे साथ वो लड़की बहुत नर्वस हो गई थी, लिटरली वो रोने लगी थी। मैंने बस आज लाज मैं तेरे को आंच नहीं आने दूंगा, मैंने चाहे मेरा बलात्कार हो जाए तेरे को नाखून नहीं लगने दूंगा मैं, तू मेरा फर्ज है, मैं तुझे घर से लाया हूँ। बिल्कुल सही बात है। ठीक है साहब। उन्होंने चेंजिंग के लिए हमें दिया भैया एक कमरा था, उसपे टीन शेड डला हुआ था। अच्छा। और बढ़िया तपा हुआ था गर्म से, और टेंट वाले लड़के बैठे थे, और टेंट में मशीन चला के सिलाई लगा रहे थे, और सारे काले से भयंकर भूत, लाइट बंद कर दो तो आदमी डर जाए। और वही कहते हैं कपड़े चेंज कर लो। मैंने भाई साहब लड़के बैठे, तो क्या हुआ, हमारे सामने नहीं करोगे क्या। और ऐसे तो भूत नहीं होते गोश्त टाइप के, जो आपने अगर देखा हो सीरियल आता था एक हॉरर वाला जिसमें भूत दिखाते स्लो मोशन वाले। हाँ तो कर लो ना, किसने मना करी कपड़े चेंज। अब वो लड़की कपड़े चेंज करने, अब मैं नर्वस हो गया, मैं बाहर से 2-3 लेडीज पकड़ के लाया, उनको टेंट पकड़वाया, तब जाके उस फीमेल एंकर को मैंने कपड़े चेंज कराए। फिर क्या था, डोंग घुमा नहीं, उसको मारने के लिए घूमे, अपनी इवेंट वाला पीछे पिटा तो अब फीमेल एंकर के पीछे लड़के पड़े। बस हमने उस लड़की को टाटा सुमो में बैठा, हमने तो भैया गाड़ी भगा, गाड़ी भी टाटा सुमो गई थी भैया। आपका उस दिन कोई एंकरिंग वाला पार्ट नहीं था? नहीं था ना। अच्छा, आपने भी वो कर रही थी और मैं पीछे से सपोर्ट कर रहा था। ओके नमस्कार, तुम्हें कहता आधा, उन्हें खासा तो मेरी माइक हटा खास कर रही है, उल्टी करेगी कैसे। तो ये चल रहा था भैया वहां पे। तो पहला इवेंट बहुत खतरनाक था, वो 500 रुपये मुझे वहां कमाई मिली थी। बाकी उससे पहले फ्री इवेंट बहुत करे, दर्दिया गया, भिंड गया, बहुत जगह पर फ्री इवेंट किए हुए। पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी यही थी? पहली अर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिर 1000 रुपये हो गए, फिर 1500। तो हर बार ऐसे किसी फीमेल एंकर को साथ में लेके आना पड़ता था? 2 बार फीमेल एंकर ले गए थे। ओके। हाँ, दोनों बार यही हाल हुआ था। तो मैं पहली वाली जो मैम थी, उनका करियर आज के डेट में क्या चल रहा है? उन्होंने आपके डर के मारे छोड़ दिया पहले इवेंट या कर रही है वो आज? एंकरिंग छोड़ दी उसने भी।
एंकर बनने का सपना खत्म हो गया, शादी हो गई, उसके बच्चे हैं, तो जब भी मिलती है ना तो मेरे को एक ही नाम से कहती है, कैलारस इधर आई हो। इंसान के साथ ये होता है, या तो उसका पहले ही अगर कुछ खराब हो जाता है, या तो उसका डर खत्म हो जाता है, या फिर वो काम ही छोड़ देता है। दो ही चीजें होती है, आपका डर खत्म हो गया, मेरा डर और उनका काम छोड़ दिया। अब तो कहीं भी उतार दो हमें, हम तो बेहद वगैरह भी फेंक दोगे ना तो वहां भी कर लेंगे एंकरिंग करता। तो बस यही है कि डरना नहीं है, हटना नहीं है पीछे, अगर आपने ठाल लिया है। चैलेंजेस को आपको डील करना पड़ेगा, आप भाग नहीं डील सकते करना उनके पड़ेगा, साथ। भाग नहीं सकते आप चैलेंजेस से। बहुत सी चीजें होती हैं, गालियां भी सुनने को मिलती हैं, कहीं गालियां पड़ जाती है, कहीं आपको गलत बोल देते हैं, लोगों को नहीं पता कि इवेंट क्या होता है। बिल्कुल, और हर जगह के लोकेलिटी के वो व्यवहार भी अलग तरीके से रहता है लोगों का। हाँ, कहीं कहीं तो था सर मैं एंकर हूँ, तो बगल आके ये कहा ये माइक में बोलेगो, बताओ ये कहाँ रहे हो यहाँ पे। तो ये 2018 में ऐसे ही होता था हमारे साथ कि बोलेगो, कहोगो, क्या करेगो, तो ये सब चलता था पहले। हाँ, अब तो फिर खैर डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह करते हैं अब तो। अभी मैं बहुत सुंदर से सवाल पे आ रहा हूँ जो लोगों को शायद मोटिवेट कर सकता है कि वो एंकर बने या आर्टिस्ट बने। आपका आज तक का बेस्ट एक्सपीरियंस कि यार ये बहुत सही कर लिया मैंने, मतलब किसी सेलिब्रिटी के साथ हुआ वो, या क्या सीन था वो, या आपके टॉप 3-4 बेस्ट इवेंट कि यार ये तो बहुत सही हुआ, मतलब ये मेरी अचीवमेंट है अगर मैंने एंकरिंग शुरू की तो। हाँ, मतलब सीधा सीधा आप बोल रहे हैं गोल्डन चांस जैसे जिंदगी की हम बोलते हैं, मुझे मेरे कौन मतलब मेरे को तो पता है आगे आपको और मिलने वाले हैं। अभी तक के क्या आपके बेस्ट रहे कि यार ये तो सोचा नहीं था ये भी हो गया। सबसे पहला जीवाजी क्लब, सबसे पहला, सॉरी माफ कीजिएगा, सबसे पहला गुरु रंधावा मैंने होस्ट करे थे, ग्वालियर में आए थे। ग्वालियर में जीवाजी यूनिवर्सिटी में आए थे। ओके। तो एंकर मैं ही था। तो वो भी ऐसे इवेंट नहीं मिला था, काफी मेहनत लगी थी उसके लिए। तो देवेंद्र प्रताप सिंह तोमर, रामू भैया ने उन्होंने बोला, जी, तो उनके पास गया था अपॉर्चुनिटी के लिए मैं, तो उन्होंने मुझे मौका दिया। क्या बात है। सबसे पहले रामू भैया को होस्ट किया, ओ सॉरी गुरु रंधावा जी को होस्ट किया था जी। देन उस प्रोफाइल से मेरी प्रोफाइल स्ट्रांग हुई, सेलिब्रिटी एंकर का टैग मिला। राइट। फिर एक मिनट यहाँ पर रोकना चाहूँगा। तो जैसे नॉर्मल तो आप कर ही रहे हैं, किसी की शादी में कर लिया, किसी की बर्थडे में कर लिया, किसी के संगीत में कर लिया, तो जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आया मुंबई से, या तो क्या कुछ अलग भावनाएं अंदर आ जाती हैं, या उनको दबा के नॉर्मली बिहेव करना रहता है उस समय? एक एंकर का क्या मतलब क्या चलता है उसके अंदर कि कुछ गलती नहीं हो जाए, कुछ मुंह से गलत नहीं निकला, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंकर कह रहे थे कि देखो इतना बड़ा आर्टिस्ट है, उसकी नजरों में हमें अच्छा करना है। राइट। उसके अंदर से ये नहीं निकले कि अब एक कहाँ में आके फंस गया, मतलब कैसे किसी होना चाहिए जो हम कर रहे हैं डेली, उससे एक लेवल ऊपर ही होना चाहिए, उससे एक लेवल ऊपर होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, गलती ना हो ये सोचना चाहिए, क्योंकि छोटी गलती आपका बड़ा नुकसान करती है। सही बात है। तो बस यही रहता है कि कुछ गलत ना हो, बेस्ट हो, बस यही इसमें। और फिर बढ़िया गया वो। हाँ बढ़िया, एकदम गुरु रंधावा का सबसे बढ़िया था, बहुत अप्रिशिएट किया था मुझे वहाँ की टीम ने, क्योंकि वहाँ पे इवेंट बिगड़ गया था, पथराव हो गया था वहाँ पे, बोतल वगैरह फेंकी थी। अच्छा। तो बहुत क्राउड था, बहुत ज्यादा क्राउड था वहाँ पे। तो एक पत्थर मेरे पीठ पे भी लगा था, तो उस पब्लिक को मैंने 1 घंटे रोक कर रखा था। 1 घंटे उस पब्लिक को रोक कर, जब वो समय का बांध बिल्कुल टूट गया, तो जहाँ पुलिस को आना पड़ा था, तब तो मेरे हाथ में कुछ नहीं था, क्योंकि साउंड बंद हो गया। जब तक साउंड चालू था, जब तक मेरे हाथ में माइक था, जब तक मेरी आवाज गूंज रही थी, एक बोतल, एक पत्थर नहीं फेंकने दिया। मतलब आपने इतना एंटरटेन करा कि वो लोग सुनने में ही लगे हुए थे, सुनने में लगे हुए थे, मस्ती करने में लगे हुए थे, डांस कर रहे थे। जैसे ही वो तार टूटा था माइक का, वहाँ पे एक्चुअली साउंड का तार टूटा था। ओके। वहाँ पे क्राउड इतना हो गया तो वायरिंग टूट गई थी। जब वो बंद हुआ तो फिर पब्लिक को रोकना मुश्किल हो गया था। ओके। परफॉर्मेंस वगैरह हो चुकी थी या होने वाली थी? गुरु रंधावा जी ने एक गाना गाया था बस, और साउंड बंद हो गया था। अच्छा। और इसी वजह से गुस्सा थी, बाकी और कोई रीजन नहीं था, और कोई रीजन नहीं था, साउंड खराब हो गया, एक्चुअली तार दब गए थे पब्लिक से, यही बात है उसमें। एक तो गुरु रंधावा हो गए, और इसके अलावा गुरु रंधावा काफी सारे बॉलीवुड एक्टर हैं जिनके साथ में परफॉर्म कर चुका हूँ। मुश्ताक खान है, मीत ब्रदर्स हैं, जीवाजी क्लब में उनको होस्ट कर चुका हूँ मैं। और अभी लेटेस्ट जीवाजी क्लब में जो गरबा में 3 तनु रावत जी आए थे, और ऋतु शिवप्री जी, और एक नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ शायद, प्रिंस नरूला। नहीं, प्रिंस नरूला जी के इवेंट पे मैं नहीं था। अच्छा। वहाँ के लिए मेरे पास एक फोन आया था 1 दिन पहले कि आपको आना था। एक्चुअली मैं बुक था, मैं किसी को डिस नहीं करता, मैं ये नहीं देखूंगा कि वहाँ बड़ा आर्टिस्ट आ रहा था, अपॉर्चुनिटी नहीं, ये चीज नहीं। मेरे ख्याल से ये सभी एंकर्स को, क्योंकि कई बार आपको पैसे भी लोग बोलेंगे कि वो वाला छोड़ो, इधर आ जाओ, पैसे बढ़ा के देते हैं, पैसे बढ़ा देते, लेकिन आप अपनी गुडविल गिरा लोगे उसके चक्कर में। हमारे साथ भी 1-2 बार हुआ, तो उस इंसान को हम कभी कोशिश नहीं करते इसको दोबारा काम दें। इसे परीक्षाएं कहते हैं भैया, बिल्कुल, एग्जाम कहते हैं, अग्नि परीक्षा जैसे आप बोल सकते हो।
ईश्वर भी परीक्षा लेता है बिल्कुल। कि आपके अंदर पेशेंस कितना है, आप कितने लालची हैं। तो बस मैं यही कहूंगा। और फेम के लालची हैं कि पैसे के लालची हैं कि वहां पर कोई बड़ा आया तो यहाँ से छोड़ के चले आए, किसी का एक इवेंट खराब कर दें अपना पोर्टफोलियो अच्छा करने कभी नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी का इवेंट खराब नहीं करना चाहिए, पैसे को लेकर कभी दूर नहीं जाना चाहिए। आपको पता है कि अभी हमारे साथ लेटेस्ट इवेंट में बिल्कुल बिल्कुल कहीं से 10,000 का ऑफर आता है तो कहीं से उसी दिन का 20,000 का ऑफर आ जाता है, बट नहीं, जो पहले वही हमारे लिए सर्वप्रथम है, बाकी और कुछ वो जिसको जुबान दे दी तो जुबान दे दी, वो वाली बात। फिर अपॉर्चुनिटी, फिर और अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ। अपॉर्चुनिटी फिर आओ मेला चले से मुझे अभी कर्मा मूवी मिली है, वेब सीरीज है। हाँ, मुस्ताक खान, मनोज बख्शी, गीता विश्वास। मनोज बख्शी अभी गदर मूवी में आए, मुस्ताक खान भी गदर मूवी में आए। मुस्ताक खान वही जो बोलते हैं हॉकी का बहुत बड़ा प्लेयर हूँ, वो उनके साथ में वेब सीरीज कर रहा हूँ। हाँ, गीता विश्वास जो शक्तिमान में रिपोर्टर होती थी। मनोज बख्शी है जो बजरंगी भाईजान में मोटे मोटे पुलिस वाले थे। जी जी जी, नहीं, जो ऐसे आवाज पाकिस्तान के पाकिस्तान, हाँ वो है। अंशुमन चतुर्वेदी जी हैं, रवि मान है, प्रतिष्ठा ठाकुर है मिस इंडिया अंडर 18, और अतुल सुमन सोनी जी की ये वेब सीरीज है जो मेरे साईं कलर्स में सीरियल आता है, उसके डायरेक्टर हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उसके। एंकरिंग तक सीमित नहीं है, एक्टिंग लाइन में भी अपन। हाँ, एक कर्मा वेब सीरीज वो, और ये इतनी बड़ी वेब सीरीज जिसमें मैंने आपको उतने आर्टिस्ट गिनाए हैं, उस वेब सीरीज में मैं लीड कर रहा हूँ, जिसकी शूटिंग अभी होल्ड पे थी। 16 दिसंबर से फिर से स्टार्ट हो रही है। मतलब थोड़ी बहुत हो चुकी है। हाँ, 70% डन हो गई, 30% मेरे जो शॉर्ट्स रह गए थे। ओके। हाँ, मेरे घर में पापा चले गए थे, वाइफ सिस्टर चली गई थी, तो वहां से मेरा थोड़ा कनेक्शन टूट गया था उनसे। तो देन उसके बाद से ये अब फिर से रीशूट चालू हो रहा है, और उसमें मेरा लुक भी चेंज हो जाएगा, क्लीन शेप करनी पड़ेगी पूरी। वहाँ पे मेरा एक रोल है, जैसे आपने फुकरे पिक्चर में चूचे का रोल देखा, ऐसे इस वेब सीरीज मेरा चिपटिया नाम से रोल है। चिपटिया, हाँ, मतलब हर बात पे उंगली करना, कपल बैठे तो उनमें उंगली कर देना, जलन होना, लड़की ना पटना। बहुत नेचुरली निकला होगा आपके अंदर से। अरे बहुत बहुत भैया, मतलब बड़ा पसंद आया। उन्होंने बोली, एक्चुअली क्या था, वो एक आर्टिस्ट ढूंढ रहे थे इस मूवी के लिए, उन्होंने बहुत बड़ा नाम सजेस्ट करके रखा था, राजपाल यादव, चिपटिया कैरेक्टर के लिए। बट कुछ तकनीकी खराबी जो उनकी रही कि राजपाल यादव की एज ज्यादा लगेगी, ऐसा कुछ, तो वो ऐसा कैरेक्टर ढूंढ रहे थे, हेल्दी हो, ऐसा हो। तो आओ मिला चले उन्होंने देख लिया यूट्यूब पे, तो वहां से उन्होंने मुझे पिक कर लिया। एक छोटा सा पॉइंट यहाँ से निकल रहा है कि जो चीज कई बार हम लोग हैं कि मैं काला हूँ, मैं नाटा हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं गोल मटोल हूँ, हो सकता है कि कभी उसी चीज की वजह से आपको कहीं पे किसी रोल में फिट हो जाओ आप। बिल्कुल। तो कभी भी अपनी कमियों को कभी बहुत ज्यादा सिर पर नहीं चढ़ाना चाहिए कि मैं काला हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं मोटा हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज एक और बताऊंगा, काला हूँ आपको सेलिब्रेट करना चाहिए कि मैं जैसा हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। और जो कुदरत ने आपको दिया है ना, उसे खिलवाड़ मत करो, चेंज मत करो। राइट। ईश्वर ने आपको कुछ सोच समझ के आपको भेजा है, कुछ मिशन आपका है, कुछ टारगेट आपका है। दुनिया में हर कोई अपने टारगेट को लेकर आया हुआ है, तो उसने ये भेजा तो कुछ सोच समझ के भेजा होगा कि यार मेरा काम। आपके फूल की इंपॉर्टेंस है तो गेंदे के फूल की भी है, और वो सबसे ज्यादा यूज होने वाला फूल है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। तो ऐसे ही सारे और उसके बाद फिर एक और अपॉर्चुनिटी मिली मुझे कर्मा के बाद, कश्मकश। हाँ, उसमें हमारे डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर अनुराग सिंह सिकरवार जी की ये मूवी है, वो भी शूटिंग कंटिन्यू रनिंग में चल रही है। अब उसमें उन्हें एक कैरेक्टर चाहिए था, एक शेख हो, हेल्दी हो। शेख, हाँ, बोल ये माहौल है, ये इंतजामात है, ये लड़की बहुत कयामत है, ऐसा उनको शेख चाहिए था। तो वो उसको ढूंढ रहे थे, तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो देन उन्होंने बोले आप हमारी वेब सीरीज करेंगे, मैंने हाँ करेंगे। तो कश्मकश में भी मैं लीड कर रहा हूँ शेख का रोल। क्या बात है। हाँ, बाकी एक और है रॉकी बन गया कुत्ता, जिसके डायरेक्टर विशाल हंस जी हैं जी, और इसके स्क्रीन राइटर पीके शास्त्री जी हैं। तो वो भी मुंबई की वेब सीरीज है, काफी अच्छे लेवल पे आ रही है, और उसका सेट अभी चल रहा है, उसका भी स्क्रिप्ट राइटिंग चल रहा है। हाँ। तो उसके 2 कैरेक्टर थे, एक रॉकी और एक रॉकी के पापा। तो रॉकी का कैरेक्टर मेरा ही है, तो मैं ही कुत्ता बनने वाला हूँ उस पिक्चर में, रॉकी बन गया कुत्ता। बहुत प्यारी इसकी, मतलब मैंने जो पढ़ा है उसका जो भी स्क्रिप्ट है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, बहुत फन है उसमें। तो वो भी मैंने साइन कर लिए, अभी 3 चल रही हैं। कहीं ना कहीं आप बहुत जल्दी बड़े पर्दे पे OTT प्लेटफॉर्म पे हमको देखने वाले हैं। 2024 के अंदर MX प्लेयर, अमेजन प्राइम पे आपको मेरी वेब सीरीज देखने को मिल जाएगी। कर्मा और कश्मकश लॉन्च हो जाएंगी वहाँ। क्या बात है। तो अभी हमने बेस्ट एक्सपीरियंस की तो बात कर ली कि मतलब गुरु रंधावा जी हो गए, आपने बॉलीवुड के काफी नाम बताए। हाँ, बॉलीवुड के वेब सीरीज भी बता रहे थे। वेब सीरीज है जी, अभी एक वेब सीरीज है हमारे ग्वालियर के हैं जी, ग्वालियर से वो चालू है प्रोजेक्ट,
और जिनका प्रोडक्शन दुबई में शूट कर चुका है। ओके। और दुबई में उनका प्रोडक्शन हाउस है। हमारे ग्वालियर में भी देखो, मैं आपको तो काफी बड़े बड़े नाम हैं। बिल्कुल। अतुल सुमन सोनी ग्वालियर के हैं। ऐसा नहीं जो पुराने नाम हम सुनते हैं, ये सिंगर ग्वालियर के हैं, कार्तिक आर्यन ग्वालियर के। अभी भी कुछ ऐसे नाम हैं जो बॉलीवुड में पैर जमा के बैठे हैं, वो ग्वालियर के ही हैं, ग्वालियर के रहने वाले, और बड़े बड़े प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं। तो वो नाम ऊपर नहीं आते क्योंकि पर्दे के पीछे के नाम है। पीयूष मिश्रा जी। हाँ, पीयूष मिश्रा जी। अब आप बहुत लोग हैं ग्वालियर के। तो अभी ब्लैक मार्क्स उन्हीं के विकी आदित्य जी है, एवी प्रोडक्शन, उनके ब्लैक मार्क्स कर रहा हूँ मैं। और अभी उनकी एक मूवी, शॉर्ट मूवी लॉन्च होने वाली, कोक करके उनकी मूवी। कोक एक जन के ऊपर जो बेटी की हत्या हो जाती है। अच्छा, कोक। बेटी के ऊपर नहीं, वो एक्चुअली ट्रांसजेंडर हम बोल सकते हैं। हाँ, उनके ऊपर वो एक मूवी लेकर आए, शॉर्ट मूवी, कि उनका बचपन में आना और परिवार में रहना, कैसा रहता है परिवार का हाल। तो और उसके बाद उनका ब्लैक मार्क्स है, उसमें भी मैं हूँ एक्टर। और एक क्राइम थ्रिलर करके उनका जैसे CID का सीरियल आता है, वो भी लॉन्च होने वाला है, उसमें भी मैं ही हूँ। ओके। बस ऐसे उनके 3 प्रोजेक्ट में मैंने अभी साइन किया हुआ है। बाकी करण मेहरा आपने सुने होंगे जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है, नैतिक, वो भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं मेरे, और उनके साथ भी काम किया हूँ। और उनके भी इवेंट कंपनी भी है, उसमें भी साथ में काम कर रहा हूँ अभी। क्या बात है। तो बेस्ट की तो बात हमने कर ली। और दुनिया को ज़्यादातर बेस्ट ही पता होता है। बेस्ट ही पता होता है, और मेरे ख्याल से दुनिया को बेस्ट ही पता होना चाहिए, बेस्ट ही पता होना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे साथ क्या बुरा हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए। किसी हम बड़े मतलब कुछ कभी मौका आएगा तब बताएंगे, लेकिन दुनिया को हमारे बारे में अच्छा ही अच्छा पता होना चाहिए कि यार ये फलाना कर चुका है, इतने साल से कर रहा है, ये कर रहा है। देखिए, ये कुदरत का नियम है। आपकी अच्छाइयाँ ही आपको आगे ले जाती हैं, आपकी बुराइयाँ आपको पीछे धकेल देती हैं। बिल्कुल। अच्छा करते चलो, बुराइयाँ दबाते चलो। तो क्या ऐसे कौन से वर्स्ट एक्सपीरियंस, मतलब कि यार ये क्या हो गया, ये मैं कहाँ फंस गया, पहला बता, पेमेंट नहीं मिल रहा, मतलब सबसे घटिया चीज वो आपकी एंकरिंग की वजह से आपको हुई, वो क्या थी? या कोई इवेंट या कोई लोगों ने ऐसा कुछ बोल दिया कि यार मन बैठ गया, ये क्या कर दिया इन लोगों ने, ऐसा कुछ? हाँ, एक बार ये वेडिंग करने गए थे हम, होस्ट अकेले एंकर थे वहाँ पे, बजट कम था, ग्वालियर का ही बालाजी गार्डन ठाटीपुर का इवेंट था जी। साया एंटरटेनमेंट जी। और कुणाल भाई जी हैं, राग 360 डिग्री इवेंट का इवेंट था। तो उन्होंने मुझे काम दिया कि आपको वरमाला होस्ट करनी है। वरमाला? हाँ, ओपन वरमाला में यार थोड़ा ट्रेडिशनल कुर्ते पजामे में जाना चाहिए। अब नए नए एंकर थे, तीसरा इवेंट था। अपन ने घर पे काला जूता पहना गोल्ड स्टार का, और पहनी जीन्स, डाली टी-शर्ट, दाढ़ी आती नहीं थी, चश्मा पहनते नहीं थे, बाल सेट करे तेल से, और पहुँच गए। गुलाब का फूल लिया हाथ में और वरमाला हुई, और लड़का लड़की एक दूसरे से बात कर रहे। लड़के को हमने बोला, भैया लो गुलाब का फूल, बैठ जाओ, घुटना प्रपोज कर दो अपनी बीवी को। थोड़ा गंदे तरीके से बोला मैंने, माइक पे बोल दिया। हाँ, प्रपोज कर दो भैया, अगर बैठ के घुटने पे। अब उस समय एंकर नहीं बने थे ना, अब ऐसे बोलते हैं, तो वेल बैठ जाइए घुटने पर और आप इजहार कर दीजिए अपने प्यार का। आवाज और एक हाँ, मोहब्बत भरी बात, क्या बात। इजहार कर दीजिए अपने प्यार का और कह दीजिए वो प्यार के 3 शब्द की आपको अपना बना लें। तो ये लीजिए दूल्हे राजा गुलाब का फूल, और इजहार करें अपने प्यार का, बैठ जाए घुटनों पे। अब ऐसे बोलते हैं, पहले ये बैठ जाए घुटनों पे, तो वो इसके नहीं नहीं नहीं, मैंने लो गुलाब का फूल उसकी वाइफ को दे दी। मैंने लो, मैं बोल देता हूँ आई लव यू मेरे, बस आप बोल दे, मतलब मैं बोल हाँ, और मैंने बोल दिया, मैं बोल देता हूँ आई लव यू, गुलाब का फूल पकड़ा दिया, बस। ठाकुर फैमिली थी, लड़के ने बोला सारे से नीचे पहुंच। इवेंट वाले ने देखा, उनने मेरे को यहाँ से टी-शर्ट पकड़ नीचे लाया, कहता अब तू निकल ले बेटा यहाँ से, बहुत कलेश होने वाला है। तो वहाँ मेरे आंसू आ गए थे यार, मैंने क्या कर दिया फ्लो में, ओवर कॉन्फिडेंस जिसे हम बोल सकते हैं। और कई बार हम हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं, हमें पता नहीं होता हमने क्या कर दिया, फिर 2 मिनट बाद जब कोई बोलता है, हम सोचते समझते तब, अरे यार ये क्या कर दिया। हाँ, और कई बार वो जगह का भी फर्क होता है, वही शायद आप आज कर दो तो इतना मैटर नहीं करेगा, किसी मतलब आप किसी मॉडर्न जमाने के लोगों के सामने कर दो तो नहीं करेगा इतना। आज इसलिए कम फर्क पड़ेगा। आज लोग नहीं बोलेंगे, उस दिन बोल रहे थे क्योंकि उस समय निखिल कटारिया नाम नहीं था, राइट, उस समय अनजान चेहरा था। आज पहचान वाला नाम है, लोग जानते हैं। आज की डेट में गलती के चांसेस बहुत कम है कि आप करो, है ही नहीं, इतना भरोसा है अपने अंदर। हाँ। और अपने मन के अंदर, अपनी वाणी के ऊपर जिसका सम्मान हमेशा हम करते हैं, अपने कंठ के ऊपर, कि कभी भी ऐसा नहीं होगा। और अभी तक वो आखिरी था, पहला और आखिरी वही था। उसके बाद मेरे मुंह से कुछ ऐसा शब्द मेरे ईश्वर ने नहीं आने दिया आज तक। तो माइक को हम एक हथियार बोल सकते हैं फिर? बिल्कुल हथियार बोल सकते हैं, बहुत खतरनाक हथियार है वो, बहुत खतरनाक हथियार है माइक भैया, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हथियार है। अच्छा बोले तो लोगों का दिल जीत लें, और बुरा बोले तो पत्थर टूटते हैं सीधे।
और कितनी सारी लड़ाइयाँ हमने देखी हैं कि केवल भाषणों की वजह से ही होती है, भाषणों की वजह से। तो वो बहुत बड़ा वेपन है, उसको बहुत अच्छे से तमीज से सोच समझ के इस्तेमाल करने वाली चीज़ है। बिल्कुल, इज्जत करें माइक की, माइक्रोफोन की। देखिए माइक भी कहूँगा, कई जगह ऐसा इवेंट होता है जहाँ माइक को नहीं इस्तेमाल करते। हाँ हम बंद कमरे में 10 लोगों से बात करते हैं, तो सबसे बड़ा हथियार आपका वाणी है, बिल्कुल आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है। बिल्कुल। वही एक धारदार हथियार है, उसे संभाल के रखें, सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करें, बस यही बोलेंगे। कई बार मैंने ऐसा मतलब नोटिस करा है कि लोग, मान लीजिए किसी की एक बंदी है जो इवेंट में ही है, बगल में खड़ी है, माइक खुला हुआ है, उससे बोल दिया अरे तुम बैठ जाओ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो, पूरी दुनिया सुन रही है वो। तो बहुत ज्यादा उसका ध्यान देना, कॉन्शियसली चालू है कि बंद है, उस सब चीज़ों का ध्यान देना बहुत चीज़ें होती है, ये बहुत चीज़ें, ये तो चलो बैठ जाओ वाली बात हुई, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वो हम भी ये साउंड वाले से बोल रहे हैं, हमारे भाई यार क्या कर रहे हो, उधर में साउंड बिगड़ गया, हमने उस माइक पे मुंह से गाली निकल जाए, राइट है ना, क्या कर रहा है। हाँ, तो वो इस्तेमाल रखना है, माइक पीछे करना, क्या करना ऐसे करना, ऐसे करना पड़ता है, माइक को पीछे लाना पड़ता है ताकि आवाज़ रिकॉर्ड ना हो। मतलब है बहुत सी चीज़ें सुनाई आ जाती है कभी कभी, जैसे हाँ। इसके अलावा कोई और बुरा एक्सपीरियंस, जैसे आपने एक बार लास्ट टाइम बताया था कि हमें कोई आगरा हम पता नहीं उसके आसपास कहीं गांव में ले गया था, और फिर हम कैसे आए हैं और पैसे भी नहीं मिले हैं और बहुत सारी चीज़ें हुई थी। देखिए वो एक्सपीरियंस तो एक फनी मथुरा एक्सपीरियंस, के पास था शायद। हाँ मथुरा के पास था, वो गांव वाला एक्सपीरियंस बता रहे हैं आप। हाँ हाँ फंस गए थे हम यहाँ पे एंकरिंग के लिए। हाँ। हमें बुलाया गया था कहीं, मथुरा एंकरिंग करने गए थे हम वहाँ पे, तो वहाँ पे मथुरा के लिए एंकरिंग करने गए थे, तो वहाँ पे हमें लालच आ गई थोड़ी, हमने साउंड वाले का लड़का काम करते भैया हमारे चलोगे एंकरिंग करने, तो हमने कहा कोई इवेंट वाले को बताया, 2000 ज़्यादा मिल रहा है, बाकी लोग थे नए नए एंकर थे उस समय, तो बस वो अपने गाँव ले गए, वहाँ पे उसने एंकरिंग कराई। अब पैसे की बारी आई 12 बजे, फिर भी वहाँ पर ना कोई आने जाना, ना घोड़ा ना गाड़ी, ना बस ना ट्रेन। मैंने बाइक छुड़वा दे, कहता काय को छुड़वा दे, और काम हम कर चुके थे आप। काम कर चुके थे। मैंने भाई पैसे दे दे, मैं गाँव में था, विलेज था, अजीब, आप देखते हो गाँव की शादी कितनी खतरनाक होती है, बिल्कुल। वो भी बहुत गंदा एक्सपीरियंस है। ना 1 रुपया दिया उन्होंने, और गाली गलौज करने लगे, ना पैसा दिया, कहने लगे ऐसे ही निकल जा। बस यही था इवेंट। तब से कसम खा ली कि लालच नहीं करनी है, जो है उसमें संतुष्ट रहना है। तो बहुत एक्सपीरियंस है, एक बार ऐसे फंसे, एक बार गांव की शादी में फंस गए, अब उन्होंने कि लड़का सीधा लग रहा, चिकना लग रहा, फंसा लो। अब मैं नाम नहीं लूँगा, एक स्पेशल कास्ट का, वो अकेले में, तो बोलते कहा है तो ये तो ज्वाइन करनी पड़ेगी एंकरिंग। मैंने सर 2 बज रहे हैं और मेरे को अकेले जाना है, मेरे पे 2 व्हीलर है। कहते ते कन बढ़िया फोड़ देंगे जो आओ मुझे मुरैना की यानी उस्ताद, मैंने यहाँ सीधे बने तो दचे, मेरा साथ में भाई अनुभव वो था साथ में, तो मैंने अनुभव बेटा पिटना है या चलना है, तो अनुभव कहता है तेजी कर दूंगा इनकी, तो अनुभव से कहते हैं मछरा तेरी कन पटिया पहुँच देंगे एक में। अनुभव कहता भाई मेरे से भी नहीं हो पाया, मैं भी पिटूंगा। तो मैंने ऐसे हैंडल नहीं होंगे, मैंने इनको नहीं बताना हम क्या हैं, इनको नहीं बताना कि हम इतने अच्छे हैं, सीधे साधे। कला का एडवांटेज, मैंने कला का एडवांस रखो, मैंने अब गाँव वाले बनो। मैंने कहा का है गाँव, मैंने कहा रंदार रहे, मैंने कौन गाँव के तुम, कहते हमें जे लोहागढ़ के, मैंने यहाँ तर गए। कहते कौन के, मैं घनश्याम के, कहते घनश्याम, ऐसे कहता हूँ घनश्याम को घनश्याम, मैंने घनश्याम बागे मोड़ा के अभी 5 महीना शादी ना भाई। कहते आओ तो का बेटा सटी, वो तो कहते भैया तुम तो हमारे दामाद निकलेगा हमके, मैं तुम्हें ना पता, मैं तुम्हें जानते हैं हमें। कहता है रे बोतल ले आओ, मोड़ी मोड़ा पे निकले, फिर क्या था 3 रुपये का अंदर, बाबा सिकंदर भैया के साथ बैठे, पूरा पैसा लिए, इज्जत मिलने लगी उसको। और प्रॉपर इज्जत। क्या बात देखिए सीधे लोग होते हैं, गांव वाले लोग भोले भाले होते हैं, मतलब प्यार भी देते तो भी बहुत ज्यादा देते, प्यार, फिर उन्होंने ऐसा प्यार तो दिया, वो भी बहुत ज्यादा रोटी नहीं खाने दी उन्होंने, हमें शादी की, हे दद्देऊ जा रहे चच्ची से चूल्हा से रोटी उठा ला, अरे घीची पड़ के ले आई हो, ऐसे खाना खिलाया उन्होंने। तो काफी सारे एक्सपीरियंस है हमारे साथ, काफी वो। अब एक ये वाला मेरे को आपको बहुत फेवरेट लगता है कि आपने कैसे कि आप इनको इनके तरीके से हैंडल करते हैं, जैसा बोल रहे हैं वैसी अपनी वाणी। देखो भैया हमने सोच लिया पढ़ना तो है, पैसा मिलना नहीं, पिटना तो है ही, मैंने कुछ करके पिट लेते या तो ट्राई तो मार ही लेते हैं, ट्राई तो मार ही लेते हैं, कला का प्रदर्शन दिखा देते हैं। अरे फिर तो दिल बैठ गया उनके, वो बैठ गए। पेमेंट उन्हें मिला, हाँ पेमेंट भी मिला, बिल्कुल पूरा पेमेंट दिया उन्होंने मुझे, कुल और 2500 बढ़िया से विदा करा है, बढ़िया से विदा करा बारिश की तरह। हाँ
दामाद की तरह। दामाद की तरह। हाँ, तो सुबह मतलब 12-1 बजे मुझे वहाँ से निकलना था। हाँ पर लेट हो गया, 3:30-4 बज गए थे वहाँ पे उनके साथ बैठ के। ठंड का टाइम था, आग वाग तेप रहे थे बढ़िया मस्ती से बस। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग इवेंट था मेरी लाइफ का। ओके, अब एक डार्क ट्रुथ, एक कड़वा सच जो है अपनी इवेंट इंडस्ट्री का। ये तो चलिए गांव के लोग थे, कई बार ऐसा होता है कि वो उनका चलन ही नहीं कि भैया इस काम के क्या पैसे देंगे, नहीं दे रहे। बट कई बार ऐसा होता है, जो हमारा भी काम है, इवेंट इंडस्ट्री, इवेंट कंपनी जो है वो पेमेंट ले लेती है बट वो कलाकार को पेमेंट नहीं देती। तो ऐसा हुआ है और कितनी बार हुआ है आपके साथ? ग्वालियर में तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। ग्वालियर में ऐसी चीज़ मेरे साथ कभी हुई नहीं है। और हाँ, बाहर 1-2 जगह है, मैं नाम नहीं लूँगा, ग्वालियर से काफ़ी दूर है। वाराणसी में एक बार इवेंट करने गया था मैं, अब निकल गया नाम तो। और एक बार गुजरात साइड में इवेंट करने गया था। तो एक्चुअली क्या था, वहाँ पे उनका काम ही फ्रॉड करना है। अच्छा, वो इवेंटर थे ही नहीं, ओके। वो मीडिएटर थे। उन्होंने पेमेंट ले लिया मेरे को, बस 5,000 एडवांस डाला, बाकी का जो मेरा 15-20 मैंने भाई पेमेंट। और एक ही दिन का इवेंट था? एक ही दिन का सिंगल डे इवेंट होता है। कहाँ का था वो? बाहर गुजरात साइड का इवेंट। गुजरात? हाँ, इवेंट 2-3 बार ऐसा हो चुका है, काफ़ी बार, मतलब 2 दिन ज़्यादातर बाहर के इवेंट में हुआ? बाहर। ग्वालियर में आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मेरा पैसा ना मिला हो। फिर क्या प्रोसेस रहती है? जैसे आपने मान लीजिए इवेंट कराए, फिर वो बोल देते हैं कि आपका पेमेंट ना आप घर पे पहुंचे हम करते हैं, ऐसा क्या बोल के हाँ, करते एक इवेंट में ऐसा हुआ था कि मिला ही नहीं। कह रहे काय के पैसे, जाओ तुम। मैंने भैया ये क्या बोल रहे हो? कहता सही बोल रहे हैं, मैं निकल यहाँ से। हैं? ये बात गुजरात की है कि और? गुजरात की बात है। अच्छा, मैंने ठीक है, अब क्या बोलोगे, आप लड़ सकते नहीं, आप अकेले वहाँ बाहर पे भी गए हुए अपॉर्चुनिटी कुछ मतलब कुछ आपके पास है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, ईश्वर उसको जवाब देगा। तो और मेरे ख्याल से बहुत जल्दी उनको ऐसे लोगों को जवाब मैंने मिल फिर भी पलट जाता के उनकी तरफ देखा नहीं, मैं आ गया था लौट के और बस निकल आया है। वहाँ कुछ से। लोग ऐसे भी मैंने देखा जो टालते हैं कि आप भैया घर पे पहुंचो, मेरा पेमेंट आने वाला है, मैं करता कई बार ऐसे इवेंट होता है, अरे भैया सॉरी मेरा कैश नहीं है, अब पहुँचो मैं आपको फ़ोन पे करता हूँ। नहीं भैया मेरे को लौट के जाना है कुछ कन्वेंस के लिए, अरे वो भी नहीं है। फिर हम उतना परेशान हो रहे हैं, फिर हम ऑनलाइन कन्वेंस के लिए घर से मंगा रहे हैं, फिर देन आज तक वो पैसा नहीं आया। तो फिर वही कॉल करके परेशान हो जाओ लेकिन कोई सुनवाई कुछ नहीं, वो फ़ोन बंद हो जाता है उनके। एक सवाल है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, आज से 1 साल पहले, 4 साल पहले या जस्ट अभी, कभी भी ऐसा महसूस हुआ कि यार गलत लाइन पकड़ ली? आज तक नहीं, कभी नहीं हुआ? कभी नहीं, कितना भी बुरा इवेंट हो, कितना भी पेमेंट छूटा हो, ऐसा कभी नहीं लगा? कभी भी नहीं। आप जो भी काम कर रहे हो यू आर प्राउड ऑफ दैट, मतलब बहुत सही काम कर रहा हूँ मैं और मुझे यही करना है आगे जीवन भर? क्योंकि मैं नहीं मानता मेरी ज़िंदगी में से बेटर कोई काम है जहाँ एन्जॉयमेंट, पैसा, फेम, आराम, नाम, फेम, इज्जत, क्या बात है, रहना, खाना पीना, 5 स्टार फैसिलिटीज। कहीं इवेंट पे जा रहे हैं तो आपको 5 स्टार रूम्स दिए जा रहे हैं, आपको हर फैसिलिटीज दी जा रही है, आपका मुंह मांगा पैसा दिया जा रहा है, आपकी इज्जत की जा रही है, आपके साथ लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, आपको लग्जरी, आपको रोड पर लोग पहचान ले रहे हैं, आपको होटल में लोग पहचान रहे हैं कि या एक फोटो बच्चों को दिखाना है। ऐसा ही अभी रिसेंटली रेडिसन में ही एक यही फोटो होता खिंचा है। था। हाँ, यही वो सबसे प्यारी चीज होती है मेरे ख्याल किसी भी कलाकार के लिए, कि लोग आपको रोके और बोले अरे यार आपको तो देखा है, आपको तो सुना है। देखिए, कलाकार की कमाई उसकी पहचान होती है। जहाँ कलाकार को 4 लोग बोलते हैं भाई मैंने तुझे देखा है, तो वहाँ उसका कद ऊंचा हो जाता है। बाकी मैं अपने काम को तो भाई बहुत इज्जत देता हूँ और मेरे दिमाग में आज तक नहीं आया कि मैंने गलत लाइन पकड़ ली, कभी नहीं। हाँ, मैं मेडिकल पे था तो जरूर कहता था कहाँ फंस गया आगे यार, मैं कहाँ एक झंडू वाम लालीमा चालीमा, पेट दर्द की गोली, प्रेगा न्यूज टेस्ट कार्ड वगैरह जाने। मैं ओटीसी ऑन द काउंटर, ओटीसी मेडिसिन का डिपार्टमेंट होता है, एक तो इथिकल होता है जिसमें दवाई आती है, जो इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, मैरोपेनम वगैरह, एंटीबायोटिक्स वगैरह। बाकी एक ओटीसी होता है, ऑन द काउंटर मेडिसिन, ओटीसी का फुल फॉर्म होता है। उसमें क्या होता है, जैसे आप लोग जो टीवीएड आइटम होते हैं, डेली यूज, बाम, सेरलैक, बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स, कॉम्प्लेन, इलेक्ट्रॉल पाउडर, ये सब चीजें। हाँ, तो मैं बिकने वाला आइटम। इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा था, तो उसमें मैं इसमें उलझा रहता था, डायपर, स्टेपरी वगैरह में, तो वहाँ काम करता नहीं था। वहाँ का कोई, वहाँ पर भी मेरे ख्याल से आपको कंटेंट तो बहुत मिला होगा। हाँ, कंटेंट आपको बहुत मिला होगा बहुत कि भाई साहब। लड़कियां एक बार ये दे दो, लड़के वो कैसे मांग रहे हैं, ऐसा कुछ इंसिडेंट बताएंगे आप? एक्चुअली कि होलसेल की दुकान थी। हाँ, तो वहाँ पर ज्यादातर वैसे हाँ, बंदे वाले। तो हाँ, बाकी जो कुछ कंजूस लोग होते थे तो पैसा बचाने के लिए आए थे, होलसेल में ले जाते थे। तो एक अंकल थे तो इकट्ठे ले जाते थे 200-200।
तो ऐसा कुछ कोड वर्ड होता था चीजों के लिए? कुछ नहीं, ओपन भैया, खुली किताब, कोई कोड वर्ड नहीं। मतलब चाहिए तो सीधे बोल ले, कौन बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेडिकल लाइन ऐसी होती है जैसे हम दिल्ली मुंबई कहते हैं ना, यार यहाँ पे कितना ओपन है, कैसे बोल रहे हैं, कैसे गाली दे रहे हैं, कैसे मांग रहे हैं। मेडिकल लाइन एक ऐसी लाइन है मेरे हिसाब से, कहीं वहाँ कोई रोक टोक नहीं, कोई ओपन नहीं कि काउंटर के नीचे हाथ डाल के सामान दे रहे हैं, ऐसा है तो ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ ओपन किताब है। लेकिन वही जो गली वाली मेडिकल है वहां पर ये चलता होगा कि कोई लड़का जा रहा है तो वो थोड़ा कोड वर्ड में बात करता वो कोड वर्ड होता है। हाँ, क्योंकि आप तो बिजनेस वालों से डील कर रहे थे हाँ, B2B हमारा काम होता है, बिजनेस टू बिजनेस चलता था। हाँ, तो जॉब करते थे उसमें भैया, काफी अच्छा लगता था, वहाँ पे भी एंटरटेनिंग होता था सब कुछ, मेहनत होती थी, अच्छा लगता था, वार्म अप होता रहता था, दौड़ भाग, सामान लाना, ये करना है, मतलब चहल पहले एक जिंदगी में। रिटेल चीज क्या होती है, ग्राहक कब आ रहा है, सांस ले, होलसेल का धड़ाधड़ चलता रहता था, मशीन की तरह लगे मशीन की तरह लगे रहते थे। अच्छा लगता था काफी वो काम भी मुझे। बाकी OTC तो डेली यूज आइटम है, तो वहाँ तो ऑलरेडी भीड़ रहती थी। स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं आप? हाँ, आपके फेवरेट जाकिर खान। एक ही, और भी कोई? और भी कोई नहीं, और सुना ही नहीं कोई भी नहीं सुना? ओके। अभी एक वो नया क्या कोई बेस्ट बात क्या लगती है जाकिर खान की? उनका बोलने का तरीका है, मतलब एक बहुत कानों में सुनने में सूदिंग लगती है वो चीज, स्मूथ नहीं लगती। मतलब कोई और कॉमेडियन इतने प्रेम से कॉमेडी नहीं कर रहा शायद। मैं स्टैंड अप कॉमेडियन से स्टार्टिंग किया था, मतलब मैं स्टैंड अप करता था, जी। बट मैंने एक चीज देखी, स्टैंड अप कॉमेडियन अगर आपको बनना है, आप स्क्रिप्ट करना बंद कर दो यार। अच्छा। हाँ, स्क्रिप्ट करना बंद कर दो। जो आपके साथ लाइव इंसिडेंट्स हुए हैं या किसी और के साथ हुए, वो कैप्चर करो। मनगढ़ंत कहानी मत बनाओ, बिल्लू ने सांड आया, सांड को बिल्लू ने भगाया, बिल्लू के पास सांड क्यों जाएगा? ऑब्जर्व करो, जीवन को देखो कि क्या चल रहा है आसपास। वही कॉमेडी है। हमारे घर के बगल में कैरेक्टर ने कक्का रहते थे हमारे, वो सुबह ऐसे, हाँ बेटा कैसे हैं, और शाम को कक्का थे, हे देवी कक्का अच्छी जगह, मतलब सुबह राजा, शाम को ऐसा, तो सबका ये एब्जॉर्ब यही किया जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी यही रहती है मेरे हिसाब से। और कोई कैरेक्टर जो आपने ऐसे दुनिया में देखकर अपने उसमें लाया आप? कपिल शर्मा, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। वो क्या कहते हैं उसको भी इंग्लिश में, जिससे सीखने को मिलता है? इंस्पिरेशन मेरा है वो, बट अब नहीं, अब कॉम्पिटिटर है वो। क्या बात है। अब कंपटीशन करना तो सिर्फ कपिल शर्मा से करना और किसी से नहीं करना। ऐसा कोई कैरेक्टर, जैसे आपने एक काका वाला कैरेक्टर, तो ऐसा कोई कैरेक्टर आपको कि समाज में देखा और उससे बोला यार इसको डालते हैं? हाँ, बहुत कैरेक्टर है। अब मेरे नाना का वो ऐसे बात करते थे, मेरा बेटा जरा इधर आओ, मेरी बात सुनो, ये तुम्हारी नानी, मतलब उनको कुछ नहीं, उनको बुराई करना है बस। वो परेशान होते हैं ना नाना, अभी लेटेस्ट नाना भी थोड़े दिन पहले शांत हुए हैं, तो वो उल्टी सीधी बात है, बेटा मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, ये तुम ये चूतिया ये कर रहे हो ना माइक पकड़ के, मेरी बात मानो, नाश्ते का ठेला लगाओ, 2000 रोज कमाओगे। उनको क्या होता था, परिवार वाली टीवी चला के दे देते थे, आओ मेला चले, वो मोबाइल में वीडियो दिखाते थे मेरी, इनको देखो निखिल ऐसे कर रहा है, तो कहते चूतिया। वो कपूर साहब सुना है आपने कपिल शर्मा शो के? वो मेरे नाना दूसरे, अरोरा जी सॉरी, तो मेरे तू बेटा तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, तू ऐसा, तो मेरे नाना सेम वही थे। हाँ, मतलब अजीब कैरेक्टर है उनका खुद का। नाना से आपको आसपास के कैरेक्टर मिलते हैं। बिल्कुल। हाँ, एक आपका शेख वाला कैरेक्टर है, और आपका वो लुक भी रहता है वेडिंग में, क्या वो अलग से कुछ पैकेज रहता है उसका? उसके बारे में बताइए थोड़ा। वो सिर्फ मैंने एक रूल अपने लिए अप्लाई किया, वो सिर्फ वो मैं डेस्टिनेशन वेडिंग में ही करूंगा, ओके। आउट ऑफ ग्वालियर। कहाँ कर चुके हैं आप डेस्टिनेशन वेडिंग? ऋषिकेश, मनाली, ओके। ओरछा और उदयपुर, अजमेर, कर चुका हूँ काफी सारे, दिल्ली। 3-4 दिन जाते होंगे इसमें? कितने दिन जाते 3-4 दिन लगते हैं पूरा। ओके। ट्रैवल वगैरह सब क्लाइंट की तरफ? सब क्लाइंट की तरफ से होता है। मजा नहीं लाइफ? अरे सबसे सुकून वाली। अकेले जाते हैं, किसी को लेके भी जाते नहीं, साथ में 1-2 जने मेरे रहते हैं। अच्छा, वाइफ को लेके कभी? नहीं, अय्यासी पे बैन लग जाएगा। फिर अगली बार नहीं जाने देंगे? अगली बार नहीं, क्या बात, एंकरिंग छोड़नी पड़ेगी। नहीं, सपोर्ट है वाइफ का, वो तो कभी वो मना नहीं करती इन चीज़ों की। तो मैं वही लोगों को ले जाता हूँ जो वहाँ काम आते हैं, वीडियो शूट के लिए, राइट, डाटा कलेक्ट करने के लिए, कुछ गेम्स होते हैं, प्रॉप्स रेडी करने के लिए, बस इसके लिए जाते हैं। तो जैसे कि हम भाभी जी तक पहुँची हुई, तो लव स्टोरी पहले जाने हैं, पहले आपका फैमिली में कौन कौन है? क्या पहले फैमिली से बात करते हैं, क्योंकि फैमिली में बाद में ही जुड़ी हैं भाभी जी, तो फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। क्या उनको पता था कि बचपन में से ही, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम क्या करने वाले,
बट हमारे माँ बाप देख रहे हैं हमें बचपन से कि यार ये तो ऊटपटांग कुछ करता है, ये नॉर्मल तो नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ये, हाँ। अलग करेगा। तो क्या आपके फैमिली में क्या सीन था? मेरा सीन यही था, नॉर्मल से बचपन से ही शैतान बताते हैं घर वाले, तो हर बच्चा होता है, हर माँ बाप को अपना बच्चा शैतान लगता है। मैं तो ये कन्हैया, कहता मेरा कन्हैया। हूं, मेरा कन्हैया, हर माँ बाप को उसकी बेटी फूल लगती है, मैं तो यही मानता हूँ। जी तो मेरी फैमिली में मेरे चाचा चाची दादा दादी, हम लोग ज्वाइंट फैमिली थी, जी। और अभी तक 3 साल पहले तक हम ज्वाइंट थे। 3 साल पहले ही हम लोग अलग हुए हैं, मतलब अभी रहते पास में ही है, सब कुछ वैसा ही है। मेरे जीवन का मेरा बेस्ट फ्रेंड मेरे चाचा का बेटा है, ओके। और मेरी बेटी के साथ साथ मैं, जैसे होता है बाप बेटी को प्यार, बेटी को भी प्यार करता हूँ, पर मैं एक और को प्यार करता हूँ, तो मेरे चाचा का बेटा कान्हा है जो बोल नहीं पाता है। जी जी जी। तो हमारा परिवार बहुत मजबूत है, हम लोग सब एक है। ये नहीं कि चाचा का बेटा तो दूर, नहीं, मोहब्बत है। बिल्कुल। मेरी माँ जब तक कान्हा को नहीं देख लेती, कहने को उनका देवरानी का बेटा, तब तो उनको सांस नहीं आती। मेरी चाची जब तक मेरी बेटी को नहीं देख लेती, कहने को दूर की दादी हुई, तब तक मेरी चाची को नींद नहीं आती। ये मेरे ख्याल से आजकल बहुत कम परिवारों में ये चीज आज को देखने को बहुत मिलेगी। कम। मेरे चाचा जब तक मेरी बेटी के पैर छू के नहीं निकलते, उनका खाना नहीं पचता। क्या बात है। मेरे घर में एक और मेरे चाचा जी रहते हैं, मेरे दादी ने बचपन में उनको गोद लिया था, उनके मम्मी पापा, तो हम बचपन में उन्होंने मुझे पाला है। तो मेरे पापा के साथ वो काम किया करते थे उनके शॉप पर, शंकर उनका नाम है। पापा के जाने के बाद उन्होंने बोलिया मैं चलता हूँ, मेरा चेतन चले गए, तो आज भी हमारे साथ रहते हैं। और आज मेरे पापा की 2 साल हो गए, 9 दिसंबर है, आज ही के दिन पापा शांत हुए थे। तो शंकर चाचा हैं, सब लोग, मतलब ज्वाइंट फैमिली है। आज मेरे साथ मेरे घर के अंदर मेरी माँ, मेरी बहन होती थी अंजलि, उसका भी डेथ को अभी कोविड में बताया था। कोविड में 11 नवंबर को उसको 3 साल हुए हैं, कोविड में उसका डेथ हो गई थी। थैलेसीमिया था एक्चुअली, बहुत गंदी बीमारी होती है, ब्लड रिलेटेड। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा हम अवेयर करते हैं, क्योंकि वो ऐसी चीज है कि लोगों को ब्लड डोनेट उसके लिए करना चाहिए। बिल्कुल। तो आप तो भी जो भी थोड़ा देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, आप सब लोग अपनी जांच कराइए। HbA1c करके एक जांच होती है, जिसमें आपको पता लगता है कि आप थैलेसीमिया माइनर है या नहीं है। अमिताभ बच्चन से लेके बड़े बड़े दिग्गज थैलेसीमिया माइनर है, क्योंकि हमें पता नहीं पड़ती। नॉर्मल इंसान थैलेसीमिया माइनर दिखता नॉर्मल है, कुछ भी नहीं होता, आप और हम भी माइनर हो सकते हैं। बट मैंने अपना टेस्ट कराया, मैं नहीं हूँ, मेरी वाइफ माइनर निकली। बल्कि हाँ, मेरी वाइफ माइनर निकली। माइनर और माइनर अगर शादी कर देते हैं और उनका जो बच्चा होता है, तो वो 99% चांस हो जाते हैं मेजर होने के। मेजर यानी आपके घर में बहुत बड़ी बीमारी, हर 15 दिन में आपको खून चढ़ेगा ही चढ़ेगा, अगर आप मेजर हैं तो इस चीज से बचें, थैलेसीमिया की जांच कराएं। और हाँ, समय समय पर रक्तदान करते रहें, क्योंकि आपका एक रक्तदान थैलेसीमिया के बच्चे को 15 दिन का जीवन देता है। अगर आपका एक बोतल खून किसी को जीवन दे रहा है, किसी के चेहरे पे हंसी दे रहा है, किसी के घर का चिराग बुझने से बचा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो कहूँगा रक्तदान सबसे बड़ा दान है। और हम लोग NGO भी चलाते हैं, रक्तदान सेवा समिति। टीम में हमारी निर्मल संतवानी जी हैं, योगेश अरोड़ा जी हैं, हरीश तुरानी जी, काफी लोग मेहनत करते हैं इस काम के लिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इनकी जो भी संस्था है उससे जुड़िए। और बहुत सारी चीजें हमें लगता है घर वाले बोलते हैं अरे कमजोर हो जाएगा, बहुत सारे मिथ्स हैं ब्लड डोनेशन को लेकर, देखिए तो उनको हो क्लियर जाता है, कीजिए। बहुत से लोगों को चक्कर आ जाते हैं, बहुत से लोग सुई से डरते हैं। चक्कर उन लोगों को आते हैं जो घर से डर के निकलते हैं, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, कुछ हो नहीं जाए, साइकोलॉजी, तब चक्कर आते हैं ना। ब्लड देने से कोई चक्कर नहीं आता। और चक्कर तो मान लो थोड़ा ब्लड निकल जाए तो थोड़ी वीकनेस आपको कुछ नहीं, हल्का सा, हाँ, हल्का सा लगता है कुछ दिन में, बिल्कुल हल्का सा लगता है। उसके बाद बताते हैं जूस पी लो, 2 घंटे में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। बाकी लॉन्डो ने आजकल ट्रेंडिंग बना दी है, ब्लड देते हैं ऊपर से बियर पी लेते हैं। मर जाओगे भाई, करते हैं लड़के हरकतें। उनको समझाया है, बहुत से लोगों के लिए वीडियो भी अवेयर के लिए बनाया कि भाई ब्लड देने के बाद तुरंत शराब ना पिए, 1-2 दिन का गैप लें, 48 घंटे का, उसके बाद थोड़ा सेवन करें। इससे आपके बॉडी के ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, किडनी पे आपके इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि ब्लड कम होगा, ब्लड पतला होगा, उसके साथ अल्कोहल मिलकर अगर आपकी किडनी में जा रहा है फिल्टर होने, तो किडनी लीवर वीक हो सकता है। हाँ, तो फैमिली की बात कर रहे थे हम। तो सिस्टर थी मेरी, दादू थे, दादू सिस्टर और पापा, तीनों जने चले गए। तो अब चाचा चाची दादी और काना मोंटी हम लोग एक फ्लैट में रहते हैं, मैं और मेरी वाइफ और मेरी बेटी मूर्वी। मूर्वी ओके। मैं बाबा श्याम को बहुत मानता हूँ। अच्छा अच्छा। भीम के पुत्र थे, फरवरीक, नहीं, भीम के पुत्र थे घटोत्कच। अच्छा अच्छा। घटोत्कच की पत्नी थी मूर्वी, और घटोत्कच और मूर्वी के पुत्र थे बर्बरीक। और बर्बरीक ने रूप लिया था बाबा श्याम, खाटू नरेश जो ने कहा जाता है। तो मेरा मन था मूर्वी नाम रखने का, मस्त ही नाम निकला, बाबा ने भेजा। और काफी यूनिक, मैं मतलब पहली बार सुन रहा हूँ, काफी यूनिक नाम। बहुत लोग बोलते हैं कि यूनिक नेम है। 5000 साल 10,000 साल, कितना साल हो गया महाभारत को? 4000 समथिंग, 4000 साल पुराना नाम है, बट लगता नहीं इतना पुराना नाम है बहुत मूर्वी। मॉडर्न नाम लगा। हाँ, मूर्वी नाम है।
तो मेरी बेटी है बस, और मेरी वाइफ है मेरे घर में। पिता बनने से पहले तक का एक्सपीरियंस क्या था और उसके बाद क्या चेंजेस आए? पिता बनने से पहले थोड़ी लापरवाहियाँ थी, घर पे लेट पहुंच रहे कैसे भी जा रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि 11:30 बजे नहीं यार, पहले घर पहुंच जाए, मोरबी को देख लें, बस यही कहूंगा घर मैं पे तो। कोई है जो मतलब एक इंतजार कर कारण रहा है घर पे जल्दी जाने का? जैसे हमारे हम कहते हैं ना, क्या यार मम्मी रोकती हो बुलाती हो, क्या यार पापा परेशान कर रहे हो फोन कर रहे हो। तो बाप बनने के बाद पता पड़ा यार ये लोग परेशान भी होते थे। और क्या वो सब चीज घर के फाइनेंसेस पे भी अब थोड़ा सा लगता है कि यार खर्चे कम करो, बच्चे हैं, उन सब चीजों के बारे में सोचना है? देखिए मतलब अभी तक लौंडे वाला जीवन चल रहा था और एक अब बाप वाला जीवन चालू हुआ है। देखिए जिम्मेदारी तो शुरू से रही है अमर जी, जी। बट हाँ कह सकता हूँ मैं, पहले क्या होता था, खा लिया पी लिया घूम लिया। अब पहले सोचते नहीं थे, अब हल्का सोचते नहीं यार गलत कर रहे हैं, ये चीज नहीं यार, घर पे बेटी भी यार क्या लगेगा एक बाप ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मन वहां रुक जाता और है। बेटी का बाप थोड़ा ज्यादा मैच्योर होता है कंपेयर टू बेटे का बाप। बेटे का बेटी का बाप मतलब हाँ ज्यादा एक और लेवल पे अपन ऊपर बढ़ जाते हैं। हाँ, तो अब बस यही लगता है कि नहीं यार अब नहीं करना चाहिए, खर्चा वर्चा करते हैं बहुत ऐश करते हैं। कोशिश मतलब अब अपने से पहले कोई और को रखना उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते, देखो सीधी बात ही है अब यार, अब उल्टी सीधी हरकतें बंद कर दी हमने, भाई नहीं बेटी आ गई अपनी, बट बाकी भाग्य वाली बेटी है, उसके आने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। क्या बात है। माल की आने की क्षमता बढ़ गई है, माल घर पे इकट्ठा हो तो हो रहा है उसके आने की। मैं तो लकी मैं लाडली लक्ष्मी। क्या बात है। अब और भाभी जी की बाकी बात करते हैं। हाँ, भाभी आपकी लव स्टोरी वगैरह, लव स्टोरी है? जी बिल्कुल लव स्टोरी है मेरी, लव मैरिज करी है मैंने, भाग के शादी करी है, इसमें कोई छुपाना नहीं है, कोई दर्द नहीं है, कोई दुख नहीं है, खुश कि है ये आप, तो बहुत बढ़िया, किया मस्त। बहुत खुश है। बेवकूफ होते हैं वो लोग यार जो अरेंज मैरिज के लिए रोते हैं और जो लव करके अरेंज कन्वर्ट करते हैं। समाज के क्या कहेगा, समाज खिलाएगा क्या तुम्हें? बिल्कुल सही बात है। हैं? समाज खिलाएगा तुम्हारे पास घर, तुम्हें खिलाएगा ना तुम्हारे बच्चे को खिलाएगा। नहीं अगर कोई समाज बोले ना लव मैरिज नहीं करो, लव मैरिज नहीं करो, उनसे कह देना ला अपने घर से एक बच्चा दे दो हमें पालना है, हाँ। फटके हाथ में आएगी समाज की। पेंशन बांध दो हमारी कि हम खर्चा उससे चलाएंगे। बच्चा चाहिए हमारे घर में भैया, खुशियां चाहिए ना, तुम दे दो भैया, तुम्हें दिक्कत हो रही है तो हम नहीं कर लव मैरिज। तो क्या उनके साइड से खिलाफ थे फैमिली वाले, आपके साइड से, या दोनों साइड से? फैमिली वाले, क्योंकि भाग के तो तभी करता है ना आदमी। फैमिली वाले खिलाफ थे। देखो मैं आपको बताऊं, ये तो मजाक की बात हो गई कि भाग के नहीं कर, भाग के करो। आज मेरी भी बेटी है, हर बाप ये सोचता है कि उसकी बेटी जहाँ है उससे 4 गुना अच्छी जगह पर जाए, तो ऐसा ही मेरे शायद फादर इन लॉ सोचते थे, बट हमने थोड़े उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया। मतलब वो खुद अगर हवलदार है तो बोलेंगे डीएसपी से शादी, डीएसपी की लड़के से शादी हो, ठीक है। अब मैं तो सब ये देखो ऊपर वाले का संजोग है, बस मैं यही कहूँगा, और इस बात पे मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। वो मेरे बाप हैं और अब बाप बन गए मेरे, वो पहले थोड़े नाराज थे बट अब बहुत प्यार देते हैं। बिल्कुल। बस यही कहूँगा। मेरे पिताजी से मैंने पूछी थी पापा लव मैरिज करनी है, पापा नहीं घर से निकल जाओ करनी है तो। घर से निकल गया था मैं, कर ली शादी करके दूसरे दिन आ गया तो मैंने पापा कर ली। कॉमेडी यहाँ पर भी नहीं छोड़ी आपने। क्या भाई पापा शादी कर ली, तो मम्मी कहती क्या मैंने शादी कर ली, मतलब उनको पता नहीं था शादी हो चुकी थी, फिर सीधे गेट पर आ गया। शादी हो गई तो नॉर्मल पजामा टी शर्ट पहना था, वो सूट पहनी थी। तो माला वाला बदली थी कि नहीं? हाँ तो बिल्कुल नॉर्मल कोर्ट रिएक्शन। मैरिज थी क्या? हाँ कोर्ट मैरिज। आर्य समाज से शादी की थी। अच्छा अच्छा। तो मेरी वाइफ कहती है, तो वो थोड़ी मेरी वाइफ चुलबुली टाइप की, नहीं अंकल आंटी हमने शादी कर ली। मेरी बहन से मेरे माँ बाप हो गए, पापा मम्मी बोल हाँ पापा मम्मी हमने शादी कर ली। तो मम्मी नॉर्मल, मम्मी कहता छिचोरा लौंडा है बच्चों क्या है बात। मम्मी कहती तो तुम चाय पियो, पापा की डायलिसिस होती थी, मेरे पापा किडनी पेशेंट। पापा कहते हाँ शादी करेंगे बहन की। गाली पापा ऐसी बोल, ऐसी गाली। मैं ये चीज मैं बोलना चाहूंगा, हमारे जो भी पेरेंट्स हैं वो गाली देते ही हैं। मतलब मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे एक आध के पिताजी गाली शायद नहीं देते हो। हम जिस एरिया में और जिस शहर में रहना, पिताजी गाली देते ही हैं। अरे देना चाहिए भैया, स्वर के साथ देते महातर एक उसमें लय रहती है प्रॉपर। और मेरे पापा से मैं बोलता तो कहता है यार हमारी लाइन ही ऐसे, हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन ऐसे, बिना गाली के काम नहीं होता। अच्छा एक बात होता ना, जिनके माँ बाप गाली देते हैं ना, हाँ वो बंदे बहुत तरक्की करते हैं। उनके बच्चे तरक्की करते हैं। हाँ उनके बच्चे बहुत तरक्की करते हैं। आपको देख के ऐसा कहा जा सकता और बिना गाली वाले पहले होते गुड़गांव नोएडा में छुप छुप के पगुए मार रहे होते, सिगरेटें पी रहे होते हैं, और क्या वही है। है। बिल्कुल सही। जिनके पिताजी बैंक मैनेजर है, अपने बच्चे को बोलता है ए रोहन व्हाट आर यू डूइंग नाउ, जो बोलते ना क्या कर रहे हो, जो कुत्ता भी नहीं बोल रहे हैं। अब उन्हीं के बच्चे नोएडा गुड़गांव बेंगलोर में पढ़े हैं, सिगरेट दारू पी रहे हैं, मजे से ऐश कर रहे हैं। और पापा के साथ मेरा राजा बेटा, मेरा राजा, यहाँ रहे तो काले पुली आगे से अलग ही दिख रहा है राजा बेटा, 2 डब्बी रोज पीता है। टैनिंग हो गई। टैनिंग हो गई राजा बेटे को।
तो बस लव मैरिज का तो पापा को बताई, तो पापा को यकीन नहीं हुआ। तो यार मैंने यकीन नहीं, मैं मोबाइल में फोटो की, तो मम्मी कहती शादी कर ली इनने। तो फिर साथ में पापा की शादी कर ली है। तो मैंने वो मतलब वो दूसरी कास्ट से होंगे ऑब्वियसली। हाँ वो पंजाबी में सिंधी हो। ओके। तो मेरे पापा पहले बात सुनो, फिर भी यार काफी बात पंजाबी जिंदगी शायद होती रहती है मेरे ख्याल से, अच्छा मैं बोलते ना हाँ है ना? सिंधी हाँ पंजाबी पास में है शादी बिल्कुल, वैसे हाँ हाँ जाती हो है। जाती है। बट देखो सपना, मैं एक रेंटेड हाउस प्रॉपर्टी में रहता था, वो लोग बहुत रिच हैं, काफी पैसे वाले लोग हैं, तो उनके मन में देखो, मैं नहीं मानता लोगों के मन में ये आ रहा होगा लड़के ने पैसे को देख के शादी कर ली कि बहुत पैसा मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो ठीक है हमने सोचा ऐसा, बट मैंने ऐसे नहीं की थी। तो बस घर पे बताया मैंने, तो पापा मेरे मानते नहीं, तो मैंने पापा को बोल दिया, मैं इसके पापा मान नहीं रहे, मैंने मारेंगे, बहुत पैसे वाले नेता नगरी वाले हैं। फिर पापा कहते हैं देख लेंगे, बैठ इधर, कर ली ना, अब तो कर लिया, तू बैठ जा। सही है। तुरंत 24 घंटे 5 मिनट पापा मेल्ट, तो मम्मी कहती है शादी कर ली तुमने, वही पापा गाली दी तो मम्मी भी कहती है हराम ज्यादा निकल जाए यहाँ से। हाँ ये भी होता है, बहुत- एक सपोर्ट करता है दूसरा भी सपोर्ट करता है, एक अगेंस्ट रहता है तो दूसरा भी अगेंस्ट हो जाता है। तो मम्मी धीरे से बोल देती कर ली तो ठीक है, बट अब मान गए तुरंत, बिल्कुल सब अच्छा हो गया बस। ओके, एक सवाल यहाँ पर आ रहा है, हाँ मतलब एक तो होता है कि आपने किस एज में आपकी शादी हुई? मेरी शादी को दिसंबर में 3 साल हो जाएंगे, मतलब ये दिसंबर मतलब चल आपकी एज कितनी थी? 20, 25, 30 कितनी थी? रहा मजाक के लिए बोल दिया। 23 साल में शादी की। 23। और उनकी भाभी जी की? उसकी भी 6 महीने छोटी है मुझसे वो। ओके, 23 साल की मान लेते हैं। हाँ तब आपका मतलब ये प्रॉपर काम चलने लगा था, आपका घर उसी से चल रहा था, मतलब आपकी एंकरिंग बढ़िया चल रही थी ना? हाँ हाँ एंकरिंग शोज वगैरह कंटिन्यू थे। Okay. तो फैन ही तो आपकी भाभी उसी से हुई है, वो वही बता एंकरिंग से रहा हूँ, था। मतलब आपकी कला ने आपको पैसा दिलाया, नाम दिलाया, दुनिया भर में घुमाया, ये जो आप मूवीज करने वाले वो भी, और आपको प्यार भी आपकी कला से मिला। मेरे को प्यार ही मेरी कला से कलाकारों सुन लो, आपका बहुत पॉजिटिव साइन और है। मेरा बच्चा भी मेरी क्लास ही। लड़की इंप्रेस करने तो कलाकार को बहुत अच्छा उसमें, मतलब वो अपना अच्छे से कर सकता है वो काम। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो सिंगर हो तो और ही अच्छी बात है ना? शायरी मैं करता हूँ तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि कलाकार सबसे ज्यादा लड़की पढ़ती है सिंगरों से, हाँ इम्प्रेस्ड होती है, हाँ ये कितना अच्छा गा रहा है। और कॉमेडियन से भी होती है, बहुत ज्यादा ह्यूमरस जो मस्ती बोल्ड लड़के होते हैं ना जो, हाँ उनसे तो तो आप वैसे जानते ही लड़के। होंगे। और शायरों की मैं बता दूं कि हाँ बढ़िया, बहुत आसानी से मक्खन डिसेंट लड़कियां पढ़ती हैं शायरों से। ऐसे मत बोलो यार, आपके सत्य। वाले डिसेंट नहीं थे। डिसेंट लड़कियां से शायरों से ही पढ़ती हैं, सत्य बात है। हाँ। सिंगरों से पढ़ती हैं एकदम मस्त लड़कियां, और कॉमेडियन से पढ़ती हैं। हाँ जी। भाभी जी ये देखने वाली हैं। नहीं मैं सिंगिंग भी कर लेता हूँ ना थोड़ी थोड़ी, शायरी बनाता ही हूँ, सिंगिंग में बढ़िया आपकी मेरे ना, शायरी बनाता ही हूँ कंटिन्यू। बहुत बढ़िया। मेरे को बहुत जोर से दर्द होने लगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बिल्कुल मजा आ रहा है भैया। हमारा पहला इंटरव्यू है, लेकिन हमको ऐसा लग नहीं रहा कि हम पहली बार मतलब आपसे तो पहले ही बातचीत हो चुकी है, बट बहुत इजी चल रहा है, बहुत कंफर्टेबल लग रहा है, और मेरे ख्याल से जो ऑडियंस देख रही है उसको भी बहुत मजा ही आने वाला है ना? बिल्कुल आ रहा होगा मजा पूरे मतलब मेरे एक दोस्त है शिवा टैटू से, पृथ्वीराज वाधवानी, आप जानते हो ना? जानता हूँ पृथ्वी भैया को, उन्होंने बहुत मेहनत की है। हाँ, तो मैं जैसे ही बोलता हूँ कि भैया मजा आ गया, तो यही मजा मैं सबको देना चाहता हूँ। तो मेरे ख्याल से वही मजा आप सबको दे रहे हैं, सब आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं। कभी ऐसा कुछ फैन मूवमेंट हुआ कि कोई बंदा आ गया आपसे फोटो के लिए बोल रहा है, या आपसे ऑटोग्राफ के लिए बोलता है? सबसे बेस्ट ऐसा मोमेंट कब हुआ? मैं दिल्ली राजेंद्र नगर पे खड़ा हुआ था, मैं चाय पी रहा था टपरी पे, एक कपल थे और अच्छी गाड़ी से थे, मैं चाय पी रहा हूँ, गाड़ी मेरे बगल में लगा दी और देखते रहे, उन्होंने फोन निकाला कि ये वही है, वो कपल उतर के आए मेरे पास और मेरे से मिले। अच्छा, हाँ उन्होंने आओ मेरा चले का वीडियो देखा था? एक्चुअली उनकी फैमिली ग्वालियर से कुछ लोग बिलोंग करते हैं, तो एक बार वो ग्वालियर मेले से होके गए थे, तो उनको घर वालों ने प्रोग्राम दिखाया था, तो 3 साल से मुझे देख रहे थे। वाह। कहते कल रात को ही हमारी इच्छा थी कि एक बार इस बार मेले आएंगे और आपसे जरूर मिलेंगे, और आज आप दिल्ली में साक्षात मिल गए 400 किलोमीटर दूर। वो मुझे बकायदा गाड़ी में बिठा के ले गए, क्या बात अपने घर ले गए, अपने बच्चे की आंख पे पट्टी बांधी और सरप्राइज में मेरे को सामने खड़ा करा। ओ माय उनका बेटा मुझे देख के रोने लगा, मतलब बहुत अजीब था वो मेरे लिए। मैंने ऐसा लगा इतना कभी सोचा नहीं था ऊपर वाला इतना कुछ दे देगा, इतना कुछ भी नहीं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और वो भी दिल्ली में हो रहा है, ग्वालियर दिल्ली में नहीं, हाँ ग्वालियर में तो आए दिन है, तो ग्वालियर में तो लोग बुलाते हैं जाते हैं, तो रोज का हो गया, यहाँ बाहर जाएंगे तो बाहर भी होगा। बट दिल्ली में 400 किलोमीटर, जहाँ मैं चप्पल पहन के चाय पी रहा हूँ, बेइज्जत होकर हाथ में क्या, कोई जानता ही नहीं, यहाँ तो हटाओ भैया, मोल भाव भी कर लो, 5 की चाय ले लो। और वहाँ एकदम कार रोक ली बगल में, घर बैठे डाल के ले जा रहे। अच्छा पहले तो किडनैपिंग तो नहीं हो रही मेरी,
बेवकूफ बना के, हाँ दिल्ली है भैया, कुछ भी हो सकता है वहाँ तो। सही बात है। मेरी शौकीन तो नहीं है, ये भी दिक्कत है। पर वो हस्बैंड वाइफ थे हस्बैंड वाइफ थे, फिर नेचर अच्छा लगा उनका, शायद कई बार वाइब मैच कर जाती तो पता पड़ जाता कि सामने वाले का इंटेंशन गलत नहीं है। तो उनका घर वही पास में पटेल नगर में उनका घर था। मुझे ले गए अपने घर, बस उनके साथ बैठे, तो वो सबसे अच्छा मेरा अभी तक का फैन मोमेंट वही है। बाकी अभी वेब सीरीज करना है, ईश्वर देखो कितने फैन मोमेंट। अरे बहुत बहुत, और हम लोग गर्व से कहेंगे कि हम इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, हमने इवेंट में साथ में काम किया हुआ। क्या बात है। एक क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है मेरे को ऐसा लगता है, और आप भी जानते हैं कि ये थोड़ा सीजनल वाला काम है आर्टिस्ट का जी। और स्पेशली अगर एंकरिंग बोले तो क्या ऐसा होता है कि बहुत जो जब शादियां नहीं चल रही हैं, जब बहुत ज़्यादा इवेंट नहीं हो रहे, तब कुछ फाइनेंशियली ट्रबल हो जाता है या ऐसा कुछ? शादियों का सीजन होता है जी, बच्चों का सीजन नहीं होता, कब बच्चे भी आ कभी जाते पैदा हैं। हो जाते हैं। बर्थडे पार्टी आती है, Okay. काफ़ी ज़्यादा आती है, बर्थडे पार्टी आती है, कॉर्पोरेट इवेंट आते हैं। जैसे शादियों का सीजन खत्म होता है तो इवेंट कंपनियां जो होती है, सॉरी कॉर्पोरेट्स वाले होते हैं जो मोबाइल लॉन्चिंग गाड़ी, राइट। तो ये लोग भी आउट सीजन में इवेंट करना पसंद करते हैं ताकि इनका पैसा बचे, हाँ, इनको अच्छा मार्जिन मिले। तो कॉर्पोरेट rates इवेंट, में हाँ artist बर्थडे में, और हाँ बट थोड़ा ऐसा माहौल नहीं होता, बट होता है, ऐसा नहीं होता कि मतलब ये ऐसे होता है कि एक दिन में 3 इवेंट भी कर रहे हैं, 3 दिन में 3 लगातार इवेंट कर रहे हैं, हाँ। तो वो थोड़ा रिलैक्स वो वाले flow, में चलता है। हाँ। डेली की डेट्स नहीं होती बट काम हो जाता है वहाँ पे भी। बिल्कुल सही। ओके। और अब तो आप मूवीज भी कर रहे हैं तो वहाँ से व्यस्तता वहाँ बनी से रहती व्यस्तता होगी। बनी रहती है। बहुत सही। शादी के बाद कभी ऐसा फील हुआ यार कि क्या मैं जो एंकरिंग कर रहा हूँ वो मेरे परिवार को भी, क्योंकि आगे बच्चे भी होने वाले हैं, क्या उनके लिए मैं ठीक ठाक सब कुछ कर पाऊंगा? क्योंकि कई बार हम तो अपने आप को जानते हैं कि यार मैं कर लूंगा, बट जब हम अपने दोस्त को देखते हैं कि यार कोई दिल्ली में जॉब कर रहा है, वो 10 लाख का पैकेज है, किसी का वो है, मतलब उनका एक फिक्स फ्लो आ रहा है, हर महीने उनको इतना मिलना ही है, तो कई बार हमको अपने आप पे डाउट होने लगता है कि यार मैं कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, क्या उतनी अच्छी जिंदगी में अपने बच्चों को दे पाऊंगा कि नहीं दे पाऊंगा? ऐसा कभी कुछ लगा, फील हुआ? ऐसा कभी कुछ लगा, और लगा फिर सोचा, फिर इसके अलावा करूंगा भी क्या, मेरे को आता ही क्या है, इसके अलावा क्या करूंगा मैं? तो फिर मैं सोचता हूँ कि नहीं यार, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। और वाइफ और फैमिली बहुत सपोर्टिव है। इसका नेक्स्ट लेवल यही है एंकरिंग का, सोचा है कि भाई बॉलीवुड जाना है, राइट, वहां पहुंच गए तो सब द्वार पे खड़े हैं उसके भी। बस। क्या बात है। एक क्वेश्चन आपने बोला था कि बाबू नाम की कहानी है, कि बाबू नाम कैसे पड़ा? नहीं, बाबू तो देखो बचपन में मेरे चाचू जी थे, रमेश, जो मेरे बॉर्न से 1 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी, अच्छा। एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी, तो शायद वही मम्मी पापा बताते हैं, वही बता के गए थे कि भाभी आपको बाबू आएगा। तो बस, तो घर वालों ने बाबू नाम रख दिया। तो एक बार हम इंदौर में थे, प्रोग्राम में गए थे, बुआ वगैरह सब थे, ऑटो में बैठे थे, 7-8 बजे। ग्वालियर में बाबू के नाम से ही फेमस है? हाँ, बाबू मामा के नाम से बाबू मामा। तो आपका कैरेक्टर है आओ मिला चले? हाँ, आओ मेरा चला कैरेक्टर है। थोड़ा सा हो जाए उसमें तो ये नॉर्मल रहता है, मैं ऐसी बात करता हूँ लोगों को हंसी आती है, बस मैं थोड़ी वॉइस चेंज कर लेता हूँ उसमें। अबे जैसे मैं बात कर, अरे भैया हमें एक बात बताओ कि रात को ठंड क्यों पड़ती है, ठंड दोपहर में क्यों नहीं पड़ती? अंधेरे में ठंड थोड़ी तेज लगने लगती है, दोपहर में करा दो उसको थोड़ा, अगर पैसे वैसे ले दे के हो जाता। ऐसे कैरेक्टर रहता है बस। और उसमें कुछ बाबू मामा का, बाकी काम मिमिक्री करता था, मिमिक्री करता हूँ, वॉइस ओवर करता हूँ। और अभी मिमिक्री आप बॉलीवुड एक्टर्स की? बॉलीवुड की थोड़ी बहुत करता हूँ मैं। तो मेन किसकी मिमिक्री करते हैं? अभी मैं ऐसी बच्चों के लिए कर लेता हूँ थोड़ी बहुत, जो कार्टून्स होते हैं। नोबिता मेरा गैजेट कहाँ है? कहीं तुमने ये सामान इधर तो नहीं रख दिया? ए लड़के बकवास बंद करो। तो ये सब भी कर लेता हूँ। आप कुछ जानवरों की वो बता रहे थे, चिड़िया वगैरह की? कई भैंस की आवाज निकालता था, और अब नहीं निकली, क्योंकि उस समय की आवाज पतली होती थी, हाँ। आवाज भारी हो चुकी है। हाँ, तो भैंस की निकालते, डॉग की निकालते थे, भाई ये लेब्रा है, जर्मन शेपर्ड है, वो पोमेलियन, ऐसे करके ऐसे निकालते एक पोमेलियन हमारे यहाँ पर भी कुछ आप करके बताएंगे व्यूअर्स के लिए? नहीं, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एनिमल्स वॉइस निकालना गले के लिए कोशिश करते हैं, कोशिश, हाँ एज चलेगी ना, प्रैक्टिस चलेगी, मैंने उस पर फिर फोकस नहीं किया, उसको मैं सीधे छोड़ दिया। एंकरिंग और बाकी चीजों पे अपना फोकस चला गया। हाँ, तो हम पहले क्या होता था, कंपटीशन होता था, भाई कुत्ते की आवाज निकालेंगे, तो कुत्ते की आवाज हम 3-4 के निकालेंगे, सुन पहले पोमेलियन, ऐसे बोलते थे, पहले सुनो पोमेलियन। अब क्या निकाल, मैंने थोड़ा कुत्ता बड़ा हो गया, मैंने कुत्ता आ गया लेब्राडोर, मैंने अब क्या आ गया, मैंने अब देसी आएगा। राइट ऐसे हम निकाला करते थे क्या बात कुत्तों की आवाज। देखो बिना प्रैक्टिस के कम से कम 3-4 साल बाद आज आवाज निकाली है, फिर
अब निकली नहीं, अब नहीं निकलेगी वाली आवाज। फिर कहते थे वो जब दर्द में होते हैं कुत्ते हैं वो वाली। नहीं, दर्द नहीं, वाला दर्द जब कुतिया बच्चे देती है। सबसे फेमस था अपना, किसी को कुतिया की आवाज निकला नहीं, बच्चे देते हो निखिल को बुला लो। अब निखिल क्या करता था, निकाल लिया मैंने मुंह जो ठीक है, तो कुतिया ऐसे बच्चे तो बचपन में इससे हम आगे निकले भैया। ये हमारा था टर्निंग पॉइंट। और कभी मेरे ख्याल से कि कोई भी नई चीज अगर आप शुरू कर रहे हो, आपको पता नहीं होता ये कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक जा बट आपको उसको करना जरूरी होता है। कर दो, ये मत सोचो कि लोग क्या सोचेंगे। कई बार लोग बुरा भी बोलते होंगे, कि कई बार हमारे भाई बहन ही बोलता है घर पे आके, पता है वो क्या करता है, जानवरों की आवाज निकालता है, पूरे सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। कुछ तो अपनी कमेंट कर देते, ओवर एक्टिंग के 50 काट लो। आपके टीम के लोग ही कमेंट कर देते मेरी वीडियो पे, ओवर एक्टिंग के 50। मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। ओके, तो अब रैपिड फायर की बारी है। 2 चीजें बोलेंगे, जो बेस्ट लगे वो चूज करना है। इन दोनों में से आप क्या चूज करते हैं? जैसे कि चाय और कॉफी। अच्छा स्टार्ट हो गया क्या? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चाय और कॉफी। चाय। ओके, पोमेरियन या फिर बुलडॉग? मैं पॉपुलियन। ओके, फेम या पैसा? फेम। क्या बात है, आर्टिस्ट ज्यादा फेम के लिए भूखे रहते हैं, मतलब ना फेम आएगी तो पैसा चल कर आता है। हाँ, क्या बात है। पैसा। ग्वालियर या दिल्ली? ग्वालियर। ग्वालियर ने क्योंकि काफी कुछ या सब कुछ ग्वालियर सब ने कुछ दिया। ग्वालियर ने दिया। दिल्ली में जाके कोई इज्जत नहीं है भैया, एक आध मिल जाए तो मिल जाए, बाकी सब फुटला है। पोए या बेड़ई? बेड़ई। क्या बात है। संगीत या वेडिंग? वेडिंग। रीजन? वेडिंग क्यों? वेडिंग इवेंट ज्यादा पसंद है? वेडिंग इवेंट ज़्यादा पसंद है। रीजन? अलग अलग लोग मिलते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, संगीत में नहीं मिलते। संगीत में नहीं मिलते। ओके, संगीत वेडिंग एक ही हो गया भैया, वेडिंग इवेंट में ही। मतलब वेडिंग मतलब जो रात में रिसेप्शन होता है, नहीं, वरमाला संगीत वगैरह। संगीत। फिर तो संगीत है ना। अच्छा हाँ। अच्छा। क्योंकि उसमें एंजॉयमेंट फन ज्यादा होता है, एक्टिविटीज ज्यादा होती है। हल्दी, संगीत। हाँ, वेडिंग में सब कुछ आ जाएगा। ऑटोग्राफ या सेल्फी? सेल्फी। क्या बात राइटिंग अच्छी नहीं क्योंकि पढ़ाई बहुत पहले छोड़ दी थी। इसलिए और आज का जमाना भी सेल्फी का ही है। क्या बात सेल्फी है। का ही जमाना है। तो यहाँ पर रैपिड फायर भी अपना कंक्लूड होता है। कुछ चीज़ें जो आप एंकर्स से बोलना चाहेंगे, जितने भी आर्टिस्ट हैं, मतलब माइक का क्या इस्तेमाल करना है, अपनी बात करने का तरीका क्या होता है ना, फैमिली सपोर्ट कर रही है तो क्या करना है, नहीं कर रही तो क्या करना है, छोड़ दें क्या करें, जो भी आप मैसेज हमारे, क्योंकि जैसे कि आर्टिस्ट पॉडकास्ट है कलाकारों के लिए, ज़्यादातर जो एस्पायरिंग एंकर है या कोई एक्टिंग करना चाहता है वो लोग आपको सुन रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो आर्टिस्ट को, अगर आर्टिस्ट नहीं बने हैं, एक्टिंग की बात करें तो साथ लेकर चलो अपने परिवार को। दूर मत भागो, घर वालों से ना छुपाओ, झूठ बोल के कहीं ऑडिशन देने ना जाओ। ओके, क्लास भी लेनी पूछ कर लो, माँ बाप का सपोर्ट हो तो ही करो। देखो माँ बाप का सपोर्ट नहीं होगा, किसी दोस्त से अगर सपोर्ट नहीं होगा, आप जबरदस्ती करोगे तो टाइम वेस्ट कर लो, कुछ भी नहीं होगा। उनको कन्विंस करो उस चीज़ के लिए कि नहीं हम यही करेंगे और इसमें आपको कुछ करके दिखाएंगे, क्योंकि उनको पहले कॉन्फिडेंस में ले लो, फिर अपना काम, और क्योंकि और तेज़ी से चलेगा वो काम। एंकरिंग के लिए काफ़ी लोग आते हैं, देखिए अमर जी मेरे पास एंकरिंग सीखनी है, एंकर बनना है, एंकर बनना है, एंकर बनना है। यार मैंने कोई डिग्री नहीं की, बिल्कुल, और ना ही मेरे को कोई सिखाने आया। जहाँ मैं सीखने गया वहाँ पे मुझे धुतकार के भगाया गया, नहीं सीखने दिए। तो ये सब आपको गॉड गिफ्ट होता है मेरे हिसाब से। तो आप परफेक्ट एंकर जब बन सकते हैं जब आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो, जब आपका गला अच्छा हो, ओके, है ना। तो अच्छे एंकर को पहचानने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपके अगर आप इवेंट बुक करना चाहते हैं, फ़ोन पे आपने एंकर को देखा नहीं है, वीडियो में आजकल बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है, आवाज़ नहीं होती, आप कैसे पहचाने उसको? आप उस एंकर से बोल दीजिए, फ़ोन पे ही बोल दीजिए, आप 2 लाइन गाने की सुना दो, हमें फ़ोन पे तो सुना ही सकता है ना कोई। 2 लाइन गाने की सुना दो, और उस गाने सुनते सुनते एक सवाल पूछ लीजिए, जहाँ वो अटक गया तो उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक नहीं है। जहाँ वो गाना नहीं सुना पाया तो उसके पास एंकर के पास वोकल नहीं है। सबसे बढ़िया तरीका यही है एंकर को फ़ोन पे पहचानने का, और आपको ये पहचानने का कि आपका एंकर इवेंट में क्या कर सकता है। बाकी एंकरिंग सीखने के लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड सुधारो, लोगों से बातचीत ज़्यादा करो, अपनी वॉइस कंट्रोल करो। जितने मौके मिले स्टेज पे जाने के, उतने मौके स्टेज पे जाइए। बाकी एक आवाज़ पे डिपेंड मत रहो, एक वोकल पे डिपेंड मत रहो। अब मैं आज आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, नॉर्मली दोस्त यारों से ऐसे बात कर दूँ, और भाई कहाँ पर है तू, क्या कर रहा है, घर पे ऐसे बात करता हूँ, जाओ ना छोड़ो, गांव के दोस्त मिल जाते कुछ, ऐसा नहीं। हम ग्वालियर के नहीं है, हमारे ग्वालियर का कल्चर है, अब तो मैं कहूँ कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, ये हमारे ग्वालियर कल्चर है। बिल्कुल, तो ऐसे भी कहीं ना कहीं बात करनी होती है। दिल्ली जाते हैं तो थोड़ी वॉइस को हैवी करना होता है, और भाई क्या हाल है। इंदौर की भाषा अलग होती है, अरे भैया क्या कर रहा है, तेरी बाटली बिक के जैसे उधर खा दिया, बाटली उड़ा के नीचे इधर वीडियो में सब लोग।
जैसा देश वैसा भेष भाई। देश वैसा देश, ये आपको बनना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंकर को देख देख के आप कभी एंकरिंग नहीं सीख सकते। स्किल्स लो, आप एंकर बन जाओगे। एक्टिंग सीखनी है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि घर वालों की परमिशन लो। नेचुरल एक्टिंग वो निकालो अंदर से, बनावटी मत करो, जो आपका बेस्ट है ना वो प्ले करो बस। कॉमेडियंस के लिए कोई मैसेज? कॉमेडियंस क्या है मैं आपको बताऊँ, कॉमेडी आपकी एक्टिंग से आती है। मैंने जैसे ही आपको बताया स्टैंड अप ट्रेंड हो गया। पहले की कॉमेडी क्या होती थी, हाँ तो स्टैंड अप कॉमेडी, लाफ्टर शो भी देखते हैं, वो भी एक स्टैंड अप ही कहलाता है। कॉमेडियंस के लिए ये मैसेज है कि भाई अपने आसपास का एनवायरनमेंट इकट्ठा करो, वो स्क्रिप्ट बनाओ, घर पे मत बनाओ, जोक्स मत लिखो, चुटकुले मत सुनाओ, गया वो जमाना चुटकुले का। जो आपके साथ हुआ उसे बनाकर पेश करो। एक पानी की बोतल आपके सामने गिरी तो आप पानी की बोतल गिरी है तो नॉर्मल वर्ड हो गया, उसको कॉमेडी में कैसे बदलना है वो सीखो। उसमें 4 लाइन क्या जोड़नी है, भाई ये पानी की बोतल लगी थी, नीचे से उसकी पतली टेढ़ी हुई तो मलाई का लगने लगी, उसके पिछवाड़े थोड़े 12 धक्के से नीचे गिर गई, तो उसमें कॉमेडी आ गई। पानी की बोतल गिरी, तो ऐसे ही बनती है कॉमेडी मेरे हिसाब से तो। बाकी अभी मैं बहुत छोटा हूँ, आर्टिस्ट हूँ, अभी जाना बहुत लंबा सफ़र तय करना है। बिल्कुल। तो बस अमर सर यही कहूँगा। बाकी रैपर भाइयों से तहे दिल से माफ़ी, गंदा रोस्ट करते हैं, लिटरली फट रही है, डर रहा हूँ बोलने से पहले, फिर से माफ़ी मांग रहा हूँ। नहीं वो देखिए कभी वो भी आएंगे इंटरव्यू में। देखिए क्या होता है ना, रैपरों से हमारी दुश्मनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे साथ इवेंट में बहुत ही कम टकराते हैं। सिंगर होते हैं, जो सीनियर सिंगर है हमारे ग्वालियर की, बहुत एटीट्यूड में रहते हैं। राइट। जैसे इंडियन आइडल से सीधे बैग उठा के यहीं आ गए हो, आवाज़ जा रही है घोसीपुरा तक, एटीट्यूड जा रहा है थाईलैंड बैंकॉक तक। और भाई छोड़े क्या कर रहे हो तुमने, तो रहता है। माहौल सेट करते हैं ना। माहौल सेट करते हैं, एटीट्यूड नहीं दिखाना। जूनियर आर्टिस्ट को कभी एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ किसी को नहीं दिखाना चाहिए। आप तो कला की पूजा करो, वो जितना अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो वो करो। बिल्कुल। कभी ऐसा लगता है कि मतलब मैं फेम के लिए काम कर रहा हूँ, मैं पैसे के लिए भी काम कर रहा हूँ, मेरे को पैसा मिल भी रहा है, लोग भी जान रहे हैं, एक अच्छा काम भी करना है अपन, लोग हंस रहे हैं हमें देख के। हाँ। एक तो होता है कि लोग हंस रहे हैं हम पे, हाँ लोग हमें सुनकर हंस रहे हैं। ये बहुत प्राउड वाली बात है। मतलब मैं आपको बताऊं, जैसे कपिल शर्मा के एक शो पे देखा था कि वही बता रहा था कि एक फैमिली थी जिनको शायद कैंसर हो गया था किसी का फैमिली में, तो वो उस समय पर कीमो चल रही थी, तो वही देखते रहते थे दिन रात। हाँ दिन रात। और कुछ और डॉक्टर की ने बताया कि उससे रिकवरी जल्दी हुई है, क्योंकि आप और कुछ आने नहीं दे रहे अंदर। कई बार मेरा भी बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है, तो मैं स्टैंड अप की वीडियो 4-5 कंटिन्यूसली चलती रहती है, मैं खुश हो जाता हूँ। तो ये मेरे ख्याल से हर आर्टिस्ट के लिए, कोई किसी को गज़ल पसंद होती है, किसी को कॉमेडी पसंद होती है, किसी को शायरियाँ पसंद होती हैं, तो कहीं ना कहीं भगवान का स्पिरिचुअलिटी वाला और जो यूनिवर्स से कनेक्ट वाला काम है। बीमार को कॉमेडी पसंद होती है और दुखी को गाने पसंद होते हैं, और जिसका दिल टूटता है उसे रैप पसंद होते हैं भैया। मतलब हम बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, है ना। जैसे आपने भी बोला कि वो दिल्ली में मुझसे मिले और बच्चे को दिखाने लगा और एकदम से वो सरप्राइज हो गया। अच्छा था। देखिए हंसाना मैं मानता हूँ, लोग कहते हैं यार बहुत मुश्किल काम है, जाने कि मुझे आसान लगता है, मुझे बहुत आसान लगता है। आपने ओवर टाइम उसको आसान कर लिया है। हाँ ये कह सकते हैं। बहुत आसान लगता है। देखो काम सारे मुश्किल हैं। सिंगर होते हैं, लोग कहते हैं सिंगर है 4 गाने गा के पैसा लेके, उनको भी मेहनत लगती है। रैपर है वो भी लिखता है दिन रात, तब जाके फ्लो बना पाता है। कितना जल्दी बोलते हैं वो लोग। और हम लोग के साथ एक चीज करनी है, मतलब हमको रियाज कम करना है। सिंगर्स को तो रियाज करना पड़ेगा सुबह 5 बजे उठ के, और हमारा अच्छा बुरा हम पर डिपेंड करता है। पर जो म्यूजिशियन है उसका तो, किसी ने गिटार गलत बजा दिया तो उसका गाना खराब हो जाएगा, किसी ने तबला गलत बजाया तो उसका गाना, तो टीम वर्क वाली चीज भी आ जाती है। ये बहुत प्रैक्टिस का काम है, सोलो वाला काम है। कहीं भी आधी रातों को नींद में से कच्छा पहना के उठा दे हम तो एंकरिंग कर लें, इतना इजी काम है। तभी तो हम कहते हैं बहुत इजी काम है और बहुत अच्छा काम लगता है कि ईश्वर ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इस काम में परफेक्ट, इस काम के लिए चुना है ईश्वर, चुना है बस। क्या बात है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है भी अपना काम। कोई रियाज नहीं, कोई व्याज नहीं, और थोड़ी तैयारियां वो करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तैयारी करनी वैसा नहीं, हमें नहीं, कपड़े खरीदने पड़ते हैं, बनवाने पड़ते हैं, जाने पड़ते हैं। अभी देख रहे हो पजामा फट गया, अब एक फटा 3 लेने पड़ेंगे जाके। एंकरिंग में लुक्स का क्या रोल रहता है, या फिर लुक्स का कोई रोल नहीं है? आप कैसे भी देखें अच्छा ही लुक्स रहेगा। का रोल रहेगा। ये हार्श रियलिटी है और इसको बहुत ध्यान से सुनना, जो भी लड़के हैं या फीमेल एंकर्स हैं। अब बताइए, अब लुक्स का क्या रोल है, और उससे कभी आपको ऐसा लगा कि यार एक जगह ऐसे गया था तो इतनी इज्जत मिली? बहुत अच्छी बात। मैंने ये अपनी खामी 3 साल पहले पकड़ी, यार मेरे को इवेंट कम क्यों मिल रहा है।
तो बैठे थे एक जगह, तो कोई नहीं बताएगा, कोई आपको आपकी गलती नहीं बताएगा, बिल्कुल तारीफ करेगा। जो आपसे दोस्ती नहीं रखना चाहता वो सिर्फ तारीफ करेगा, झूठी करेगा। जो आपका दिली दोस्त होगा ना वो आपको हमेशा सच बताएगा। वो देव मानुस है। बंटी भाई हैं अपने इवेंट वाले, मैंने उनसे पूछा दादा ऐसी ऐसी बात है, क्या दिक्कत है? कहता तेरा लुक, तेरे कपड़े पहनने का तरीका गलत है। ओके। मैंने क्या गलत है? क्या तू घर के कपड़े पहन के एंकरिंग करने आ जाता है, कभी पैंट शर्ट, कभी जीन्स टी शर्ट, और इवेंट के हिसाब से नहीं पहनते। कभी पैंट कोट। अरे हल्दी है तो लाल शर्ट पहन ली, वेडिंग है तो हरी शर्ट पहन ली, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल। तो बस 3 साल पहले मैं जिम उड़ाया मैंने, उन लोगों को देखता था, लोग मुझे कहते थे, लोग आज वही लोग पूछते हैं भाई ये वाले कपड़े कहाँ से लिए। और क्या घर वालों पर रिलाय करना, जैसे हम मम्मी से पूछ के आते हैं, बहन से पूछ के, कभी आप वाइफ से पूछ के आते हो कैसा लग रहा हूँ, चला मेरे तो क्या घर वाले सही एडवाइस देते हैं? मेरी ड्रेस मेरे कुर्ते वाइफ डिज़ाइन करती है। ओके। और मेरे पे 20 से 25 ड्रेसेस हैं एंकरिंग के लिए। ओके। सारी उसने डिज़ाइन करी, वही मार्केट में जाके ढूंढती है कपड़ा, वही मैचिंग बिठाती है। अभी भी 2 ड्रेस। निखिल कटारिया को निखिल कटारिया बनाने में भाभी जी का बहुत बड़ा हाथ है। क्या बात है। और ये फिर मम्मी हमारी कुछ ही पहले हम फटा पजामा में पहनेंगे, हाँ बेटा क्या लग रहा है राजा बेटा। जाकिर खान बोलते हैं उसमें वीडियो में अच्छा। कि ऊपर नारंगी शर्ट पहन लो, नीचे सफेद में। मम्मी से पूछे अच्छा तो लगता है, अच्छा तो लगता है, लगता रहता है। तो घर वालों की नहीं सुनते। अरे अरे हाँ हाँ बिल्कुल, घर वाले मम्मी की तो बिल्कुल सुनो, दोस्त की बात सबसे बड़ी दोस्त की सुनो। अबे उनको तो हमेशा ही ऐसे लगता है। अबे क्या संतरा बन के आ गया तू। बड़े बहुत सी दोस्त होते हैं। और लुक्स में क्या क्या आता है अब ये भी बता दो, केवल कपड़े लुक्स में नहीं आते, और क्या आता है? स्पेक्स, अगर आपको चश्मा लगा है तो आपको कैसे पहनने स्पेक्स। अब सिंपल स्पेक्स पहन के एंकरिंग करना गलत है, आप स्पेक्स पहनो अलग अलग तरीके। ऐसा नहीं है कि सरकारी बैंक वाले स्पेक पहने और कपड़े अपन पहने बिल्कुल पार्टी इसकी भी वैरायटी मैंने अभी वो आपके दिख रहा है, मैं इसलिए पूछा। और हेयर बाल वगैरह, हेयर स्टाइल बहुत मायने रखती है। देखो हर चीज मायने रखती है, आपको अपने आप कैसे प्रोफेशनल मेंटेन करना है। हाँ ये चीज जरूरी नहीं कि आप मेरे हाथ में टैटू बने काफी सारे तो आपने टैटू बना दी, ये मेरा शौक है। बिल्कुल, ये मैं लुक के लिए यूज नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा खुद का पर्सनल शौक है। वो हाँ, चीज बस ये मैं लुक कई के लिए लोग कान में बाली वाली पहनते हैं, वो क्या, उसको कैसे लेते हैं आप? वो लुक लोग क्या उन पे डिपेंड करता है? ओन पे डिपेंड, भाई रिमूवल चीज है ना। अब ये है, ये बनवाली कहाँ से धो भी नहीं सकते, छुटा भी नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते। शूज के बारे में क्या कहना है? बिल्कुल, ड्रेस तो देखिए, ड्रेस तो सब शूज भी आ गए। अब जैसी ड्रेस वैसे जूते पहनने चाहिए, वैसे स्पेक्स हो आपके, बस। और मेन आपका बात करने का तरीका। आप क्लाइंट से बात कर रहे, फोन आ रहा है आपका कि आप फ्री है, आप फ्री है बताओ क्या काम है, वहाँ क्लाइंट कह देगा यार मजा नहीं आया। नॉर्मल बात करो, तो भय कर गया। थोड़ी सी मिठास लाओ बातों में। कई जगह तो भैया मैं बात करता हूँ तो लोग कहते हैं मीठा है ये। कई बार मेरे को भी लगा आपने बोली थी ना हाथ ऐसे कर लेते। बोली थी। अरे नहीं है तो है भैया, देखो लाना पड़ता है लोग के अंदर एक आप। हाँ मेरे ख्याल से एक एंकर या कोई भी जो वॉइस वाला काम है उसके लिए वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत जरूरी, कि ऊपर नीचे कैसे मखमली बना रहा है कि तेज कर दे रहा है। छोटी सी ट्रिक और एक उदाहरण बता रहा हूँ, किसी को नहीं दिया। कभी 2 सुंदर लड़की खड़ी हो, उनसे याद करना, अरे मैडम वो जरा नाम बता देना 2, तो वो कहेंगे उनसे पूछ लो जाके। अब उनसे कहना हेलो मैम, ये 2 नाम बता देंगे। यहाँ ऑफ कोर्स बताइए। लड़कियाँ सिंपल स्वीट सॉफ्ट वॉइस पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं और उनसे बात करती हैं। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना। लड़की को पटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ भैया, मैं समझ रहा हूँ, इवेंट के पर्पस की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। क्योंकि आपको इवेंट में जाना, वॉइस में फीमेल टच भी होगा तो कुछ गलत नहीं है उसमें। नहीं बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मर्द अट्टा कट्टा आदमी 90 किलो का दाढ़ी और आवाज निकाली हाय नमस्कार, ये भी नहीं होना चाहिए। आर्टिस्ट हूँ, एक्टर हूँ, मैं क्या करूँ, मेरे को करना पड़ता है। अभी मेरी एक वेब सीरीज है, उसका नाम इसलिए नहीं ले सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी पेन नहीं चली है। ओके, नाम उसका नहीं बताऊंगा, बट हाँ उसमें मैं यही रोल कर रहा हूँ। और यही एक दोस्त है मेरा मुकेश उसमें, और मेरा नाम उसमें ध्रुव है। तो मैं हुई ये, हम दोनों दोस्त हॉस्टल में साथ में रहते हैं। मेरा दोस्त इसलिए परेशान रहता है क्योंकि मैं हाय मुकेश हाय राजू, तो मेरा कैरेक्टर है इसमें। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। आपका इवेंट नहीं होता तो हम इसको रात तक चलाते, और मेरे ख्याल से हम दूसरा पार्ट भी करेंगे बहुत जल्दी, जैसे आपकी वेब सीरीज और वो सब चीज़ें आने वाली होंगी, है ना, जैसे आप शूट कंप्लीट करें। ओके, आपको कैसा लगा? काफ़ी अच्छा लगा। क्लब के बारे में आप अगर कुछ कहना चाहें तो? यही कहूँगा, मेरे तो लाइफ का पहला इंटरव्यू इतना लंबा चला है, बाकी 5-7 मिनट का वाइड होता है और चले जाते हैं। वही नमस्कार आपको कैसा लग रहा है ये करके, और ये धमाका धूमधाड़ धूम कैसा लगा, डांस चला भूत टपक तुम खत्म। हम भी होते हैं, देखो एंकर बतौड़े बहुत होते हैं बिल्कुल बात करने का, तभी एंकर बन पाते हैं। साइलेंट बंदा कभी एंकर नहीं बनता। बिल्कुल सही बात है। साइलेंट बंदा गजल गा लेगा, सिंगिंग कर लेगा, एंकर नहीं बन पाएगा। एंकर के पास जब तक शब्द नहीं, उसकी बातचीत नहीं, तब तक वो एंकर नहीं।
तो मैं बहुत सामने ज़्यादा वाले को चुप हो जाना चाहिए, एंकर चुप नहीं होगा अगर वो अच्छा एंकर है तो। मैं कंटिन्यू बोल सकता हूँ 12 घंटे ऐसे। मैं जान चुका हूँ हमारी बैटरी खत्म हो रही है, सही बात है ये। तो बस इसलिए मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा इतनी बातें करके, और अच्छा लगता है यार हाँ कि कोई पूछे आपसे आपके बारे में, और उन लोगों को तो ज़्यादा अच्छा लगता है जो जीरो से हीरो बने हो, शून्य से शिखर तक जो आते हैं ना। कोशिश करेंगे कि सारे लोग हम ऐसे ही इनवाइट करें एक से एक जो हाँ। अपनी स्टोरी हो, अपने स्ट्रगल्स, और लोग उनके साथ कुछ ना कुछ एक चीज हर किसी से सीखें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, लास्ट सवाल और इस पे पॉडकास्ट खत्म। हाँ, आपने अपनी लाइफ से सबसे बड़ी चीज क्या सीखी, और ऐसी चीज जो सीखी लेकिन करनी नहीं थी वो, अब उससे एक तो ये पता पड़ा कि ये चीज करनी है और ये चीज जीवन में नहीं करनी है, कोई भी एक दोनों चीजें। जीवन में होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में एक आध, जैसे ड्रिंक वगैरह कभी कर लो, सिगरेट कभी नहीं पीनी चाहिए। ओके। स्मोकिंग आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। देखो जो है सिंपल है, थोड़ी बहुत हरकत करी थी स्टार्टिंग में, ठीक है। बट वो आपको बहुत नुकसान देती है। आप आर्टिस्ट हैं, गला खराब करेगी, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाएगी, लंग्स खराब करेगी, कार्डियक अरेस्ट की ओर आपको ले जाएगी। बस मेरी तो बुरी आदत यही थी जो थी, और जो मैं और स्मोकिंग साथ एक चीज और है, पैसिव स्मोकिंग। अगर आप कर रहे हैं, मैं आपके बगल में बैठा हूँ तो मैं नहीं पीकर भी मैं सिगरेट पी रहा हूँ। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका धुआं तो उड़ ही रहा है एनवायरनमेंट में। तो अगर आपके साथ कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, साथ में कोई बच्चा है, नहीं करना तो उनकी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है वो। नहीं, सिगरेट उनकी सेहत, जब आपका इतना अच्छा हट्टा कट्टा शरीर वो बिगड़ रहा है, तो उनके अंदर तो नवजात शिशु है पेट के अंदर, उनको कितना नुकसान। मतलब दारू आप पियोगे तो आपको हर्ट करेगी, वो दूसरे को नहीं, वो दूसरे को। स्मोकिंग तो 2-4 लोगों का नुकसान कर। दारू की भी लिमिट होती है, अब ऐसा नहीं 4 पौवे पै गए नाली के अंदर। वो शराब की तौहीन करना हुई। डॉक्टर्स को सजेस्ट करते हैं, पर ऑफिशियली सजेस्ट नहीं करते कि आप लीजिए, बट कम मात्रा में लीजिए। ओकेजनली वाला ठीक है। बाकी सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं पीने की, हम कोई किसी को रोक नहीं सकते, बट ये आपने अपनी लाइफ से सीखा कि स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। स्मोकिंग नहीं चाहिए। ओके। और आपने दूसरी चीज बोली कि कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। बिजनेस में थोड़ा बहुत चलता है, ऐसा झूठ जिससे बहुत ज्यादा कुछ हार्मलेस लाइफ जिसको बोलते हैं। आपको फायदा हो रहा है तो अच्छी बात, सामने वाले को नुकसान ना हो। राइट। झूठ ऐसा हो, आपको फायदा हो रहा है बहुत अच्छी बात, बट सामने वाले का नुकसान कभी नहीं हो, ये झूठ आपका चलेगा। ऐसा झूठ नहीं चलेगा, आपका तो फायदा होगा, सामने वाले के कंडे फिक गए, वो झूठ आपको नुकसान करेगा। यार यहाँ कर लोगे, ऊपर उसको क्या जवाब दोगे? बिल्कुल, वहाँ तो जाना है ना, कहीं ना कहीं तो सब सारी चीजें पहुंच चुकी हैं हमसे पहले। कोई नहीं टिका इस धरती पर भैया, सबको जाना है, वहाँ भी जवाब देना है। तो सिर्फ वही करो जिसका आप जवाब दे सको। किसी के साथ धोखाधड़ी ना करो, झूठा वादा मत करो, किसी से गलत मत बोलो, और किसी से ऐसा मत बोलो कि आपकी बात सुन के वो शर्मिंदा हो जाए, पलक झुका लो, 10 लोगों में उसको अपनी बेइज्जती फील होने लगे। आपके मुंह से शब्द निकल गया, मानता हूँ वाणी है, फिसल जाती है, बिल्कुल, तुरंत माफ़ी मांग लो। जिस 10 के सामने उसकी बेइज्जती हुई है, उस 10 के सामने आप झुककर माफ़ी मांग लो, तो उसको प्राउड फील हो, देख मेरे आगे कैसे झुक के बात है। ठीक है, ये होना चाहिए जीवन में। मुझे बहुत मजा आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है? टीम के लोगों मस्त निशब्द हो चुके हैं यहाँ पर। मेरे साथ वाले को तो नींद आ रही है, वो कह रहा तो मैं रोज सुनता रहता हूँ भैया, बोर हो रहा हूँ मैं। तुम्हारी कहानियां मैंने सारी सुन रखी हैं। चलिए एंड करते हैं, ऐड करते हैं, बिल्कुल भैया। चलिए, थैंक यू सो मच निखिल भाई। Thank you so एक बार much। गले मिल लेते हैं, क्योंकि पता नहीं कल मौका मिला नहीं मिला, बड़े स्टार। अरे नहीं भैया, बिल्कुल मिलेगा और आते रहेंगे। देखिए, जहाँ से पैदा हुए उस गली को नहीं भूलना चाहिए, जिस अस्पताल में तुमने जन्म लिया उस पलंग को याद रखना चाहिए। पहला इंटरव्यू इनको जीवन भर याद रखेंगे, चाहे जीटीवी पे दे रहे हो, कलर्स पे दे रहे हो। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री श्याम, मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, 3M क्लब के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। क्या बात है। तो 3M क्लब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही खूबसूरत इंटरव्यू के लिए हमारे बेल आइकन को दबा दें, और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें, 3M क्लब आर्टिस्ट फर्स्ट। और आप चाहते हैं कि आपकी शादी और आपके इवेंट में 4 चांद लग जाए, और खूबसूरत आर्टिस्ट आपके इवेंट में 4 चांद लगाए और आपकी इवेंट की खूबसूरती बढ़ाए, तो फॉलो करें हमारा इंस्टाग्राम पेज 3M क्लब आर्टिस्ट फर्स्ट। आर्टिस्ट तो सिर्फ यहीं पर ही मिलेगा। थैंक यू।